नमस्कार, आप देख रहे हैं खोज इंडिया हरियाणा स्पेशल में हमारी खास पेशकश टिकट का हकदार। मैं हूं आपके साथ मुमताज खान। जैसे जैसे हरियाणा विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सूबे में एक्टिव तमाम राजनीतिक दलों और तमाम सियासी लोगों की सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। अलग अलग पार्टियां बेशुमार वायदों और दावों का पुलिंदा लेकर चुनावी जंग में कूदने को बेताब हैं। ये बात अलग है कि चुनाव से पहले सभी राजनीतिक खेमों की अपनी कई कवायदें होती हैं, जिनसे निबटना कोई आसान काम तो कतई नहीं है। मसलन किसको टिकट दें, किसको ना दें, और ऐसा क्या करें कि जनता हमारी ही पार्टी को वोट दे। इसके अलावा ऐसी ही न जाने कितनी चीजें चुनाव से पहले चुनौती बनकर खड़ी हैं। तो अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए सूबे में जल्द होने वाले विधानसभा चुनावों से जुड़े तमाम पहलुओं पर हम करेंगे परत दर परत विश्लेषण और गहरी से गहरी चर्चा। और इस अहम जिम्मेवारी को निभाने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तीन खास मेहमान। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं। आप हैं चीफ एडिटर विनोद मेहता जी, खोज इंडिया के। आपका बहुत बहुत स्वागत है विनोद जी हमारी इस खास पेशकश पर। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं अजय झा साहब और प्रदीप सौरभ जी। आप दोनों राजनीतिक मामलों के जानकार हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश पर। धन्यवाद। तो मुलाकात के सिलसिले के बाद अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम के दरमियान हम किसी एक खास विधानसभा क्षेत्र के सर्वे के बारे में चर्चा करते हैं और बताते हैं कि वहां के लोगों की पसंद और नापसंद क्या है, अपने उम्मीदवार को लेकर, पार्टी को लेकर और साथ ही साथ सीएम को लेकर भी। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर अभी तक की हेडलाइंस पर। अवतार सिंह भडाना ने कांग्रेस में मचाई खलबली, सोनिया गांधी को भेजा इस्तीफा। इनेलो में टिकटों की घोषणा के बाद बगावती तेवर तेज, उम्मेद सिंह पालवाल उम्मीदवार के खिलाफ लड़ेंगे बारडा से चुनाव। हिसार में उम्मेद लोहान ने दिया जिला प्रधान से इस्तीफा। बीजेपी आज का गठबंधन को लेकर कुलदीप ने और कड़े किए तेवर, पार्टी सचिव का बयान, टूट चुका है गठबंधन। टिकट बंटवारे को लेकर प्रदेश बीजेपी में घमासान, कई जगह खुलकर सामने आई गुटबाजी, नेताओं ने जाहिर की अपनी नाराजगी। हरियाणा भर के सिख कुरुक्षेत्र में होंगे इकट्ठा, गुरुद्वारों पर कब्जे को लेकर तय की जाएगी रणनीति। झिंडा ने की गवर्नर से मुलाकात। तो हाजिर हैं हम अपनी खास पेशकश टिकट का हकदार लेकर एक नए विधानसभा हलके के साथ। आज हम टटोलेंगे पानीपत सिटी विधानसभा का मिजाज और अपने सर्वे के जरिए टटोलेंगे वहां की जनता की नब्ज भी। तो विनोद जी, सबसे पहले आप ही से गुजारिश है कि आप पानीपत सिटी का बैलेट बॉक्स खोलें और पानीपत सिटी के सबसे दमदार टिकट के हकदार के खोज की शुरुआत करें। मैं अपने मेहमानों को बता दूं कि अब तक हम फरीदाबाद, गुड़गांव, रोहतक की तरफ घूम रहे थे और पानीपत हरियाणा के अर्बन मूड का एक इशारा देगा। और पानीपत जीटी रोड पे आता है, करनाल संसदीय क्षेत्र का एक हिस्सा है। पहले मैं मेहमानों से इजाजत ले लूं, फिर इस पे चर्चा करेंगे। इसको सील किया है दिनेश अरोड़ा ने। उनका मोबाइल नंबर है 9812034913। उनसे शाम को संपर्क किया गया था, शायद वो लाइन पे उपलब्ध नहीं रहेंगे। मैं अपने मेहमानों को ये दिखा के इसको खोलने की इजाजत देता हूँ। और पानीपत पर एक छोटी सी चर्चा। जीटी रोड बेल्ट एक ऐसी बेल्ट है जिसमें हर शेर कह रहा है कि आप रोहतक को छोड़िए, जीटी रोड पे मेरा सैंपल टेस्ट कर लीजिए। जीटी रोड पे मैं लीड कर रहा हूँ। उनमें बीजेपी भी है, उसमें कुलदीप बिश्नोई भी हैं, जो जीटी रोड के दम पे खम ठोक रहे हैं कि मैं सीटें ज्यादा निकाल सकता हूँ। बीजेपी भी कह रही है कि जीटी रोड और साउथ हरियाणा तो हमारा है, बीच में हम देख लेंगे। और कांग्रेस भी जीटी रोड पर काफी रिलाई करके चल रही है। विशेषकर सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अलग बनने के बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इंद्री में कहा कि मैं इंद्री की जनता अगर हाँ करे तो मैं यहाँ से भी चुनाव लड़ सकता हूँ। इसका केवल मैसेज, वो इंद्री से शायद लड़े या नहीं लड़ेंगे वैसे, केवल ये मैसेज देना था कि मैं सिर्फ रोहतक तक सीमित नेता नहीं हूँ, मैं जीटी रोड में भी अपना दमखम दिखा सकता हूँ। और ये पानीपत का जो ओपिनियन पोल आएगा, ये इस तरफ इशारा करेगा कि जीटी रोड का मूड क्या है। हमारे पास और भी काफी खबरें हैं। बीजेपी हजका के बीच तार जुड़ने के संकेत कम लग रहे हैं, दोनों तरफ से करंट बढ़ गया है। हालांकि बीजेपी ने आज करंट घटाने की कोशिश की है। इंडियन नेशनल लोकदल
अपने नए एक्सपेरिमेंट में कि 2 महीने पहले टिकटें देना फायदे का सौदा है या घाटे का सौदा है, पहले एक्सपेरिमेंट में फिलहाल फंसता हुआ नजर आ रहा है। काफी लोगों ने इस्तीफे देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये अगले 10 दिन में पता लगेगा कि वो इन लोगों को मना पाते हैं या नहीं मना पाते और इस बगावत को रोक पाते हैं या नहीं रोक पाते हैं। मुमताज। जी हाँ, तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे और जैसे कि हमने बताया आज खंगालेंगे हम पानीपत सिटी के तमाम सियासी हालात और साथ ही जानेंगे अपने एक्सपर्ट से कि वहां के मौजूदा हालात और जातिगत समीकरण को देखते हुए वो क्या संभावनाएं देखते हैं चुनाव नजदीक आते आते। लेकिन पहले एक रिपोर्ट के जरिए जानते हैं पानीपत सिटी का इतिहास और भूगोल। पानीपत अपने अतीत में युद्धों की भूमि रही है। इतिहास पानीपत में हुए 3 निर्णायक युद्धों का गवाह रहा है। दिल्ली की सत्ता के लिए इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच पानीपत में पहला युद्ध हुआ। दूसरा युद्ध हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के बीच हुआ और तीसरा युद्ध मराठा और बलूच और अफगानों के बीच हुआ। युद्धों की विभीषिका का गवाह रहा पानीपत बाद में धर्म उद्घोषणाओं की नगरी बन गया। अगर भगवत गीता के पहले अध्याय का जिक्र करें तो उसमें इस क्षेत्र को धर्म क्षेत्र का नाम दिया गया है। पानीपत के इतिहास के अवशेष इस क्षेत्र में यहाँ वहाँ अपने अतीत की कहानी कहते हुए बिखरे हुए हैं। अतीत से निकलकर पानीपत के श्रमजीवी लोगों ने इसे एक ऐसी निर्यातक और आधुनिक नगरी में तब्दील किया जिसकी पहचान हरियाणा के बाहर भी है। यहाँ की कॉर्पोरेट इंडस्ट्री की धाक पूरे भारत में है, इसलिए इसे बुनकर नगरी के नाम से भी जाना जाता है। हेमू समाधि स्थल, इब्राहिम लोधी की कब्र, काबली बाग, इंसार बाजीर और श्रीदेवी मंदिर यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। वर्ष 2009 के परिसीमन से पहले पानीपत एक ही विधानसभा क्षेत्र होता था, लेकिन परिसीमन के बाद पानीपत शहरी और पानीपत ग्रामीण 2 सीटों में बांट दिया गया। इस दौरान पानीपत विधानसभा सीट का 30% हिस्सा पानीपत ग्रामीण सीट में चला गया, जबकि इसका 70% हिस्सा पानीपत शहरी सीट में बना रहा। पानीपत शहरी विधानसभा सीट में कुल मतदाताओं की संख्या 1,99,357 है, जिसमें से पुरुष मतदाता 1,07,581 हैं और महिला मतदाता 91,776 है। पानीपत शहरी सीट एक पंजाबी बहुल क्षेत्र है। यहाँ लगभग 27% पंजाबी वोटर हैं। इसके अलावा वैश्य, ब्राह्मण, सिख और मुस्लिम समुदाय के लोग भी यहाँ रहते हैं। ये विधानसभा क्षेत्र करनाल संसदीय सीट का हिस्सा है। वर्ष 2009 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने यहाँ से फतेह हासिल की और वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ी बढ़त हासिल की थी। इस बार का चुनावी गणित विधानसभा के होने वाले चुनाव के गर्भ में है। सर्वे टीम खोज इंडिया। तो ये था पानीपत सिटी हल्के का ऐतिहासिक महत्व जो हमने आपको बताया, साथ ही यहाँ के जातिगत समीकरण भी बताया। विनोद जी, आपका रुख करूंगी। कल से आपने एक जिज्ञासा छोड़ी है मेरे मन में, मेरे दर्शकों के मन में भी है, लेकिन उस पर हम बाद में आएंगे। पहले आपसे गुजारिश है कि आप बताएं कि पानीपत हल्के से, पानीपत सिटी हल्के से हमने किन किन उम्मीदवारों को अपने सर्वे में शामिल किया। मुमताज, पानीपत से सिटिंग विधायक हैं बलवीर पाल शाह, और वो बुरे वक्त में भी जब कांग्रेस की थैली खाली हो जाती थी तब भी चुनाव जीतते रहे हैं। पिछले साल उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कार्यशैली से नाराज होकर इस्तीफा भी दे दिया था, लेकिन उनको मना लिया गया था। काफ़ी मेहनत के बाद, काफ़ी कोशिश के बाद उनको मना लिया गया था और उनके इस्तीफे का एक बड़ा रीजन ये था कि पानीपत में तो विधायक की SHO भी नहीं सुनता। उन्होंने इस नाराजगी को खुले तौर पर जताया था और केंद्र के हस्तक्षेप के बाद उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया था। लेकिन हमारी सूचना के मुताबिक इस दफा वो अपनी गद्दी अपने भाई की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, वीरेंद्र शाह, और ये वो व्यक्ति हैं जो बलवीर पाल शाह का चुनाव देखते रहे हैं। चुनाव वही मैनेज करते थे, उनको बुल्ले शाह भी कहा जाता है। उनको INC की तरफ से लिया हुआ है। मुकेश टुटेजा बलवीर पाल शाह के व्यक्ति हैं। मन इनका बहुत करता है कि इनको भी टिकट मिले और एक बार ये भी बलवीर पाल शाह की लैंड पे अपना धमाका करके दिखाएं। देखेंगे बैलेट बॉक्स में पानीपत की जनता ने इनके लिए धमाका किया या नहीं किया। सुरेश मित्तल
आईएनएलडी को पानीपत में कभी वोट नहीं मिला, बहुत अच्छा, लेकिन पिछली बार सुरेश मित्तल साहब 23.24% वोट लेके तीसरे नंबर पे जरूर थे, लेकिन इन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल का वोट परसेंटेज पानीपत शहर में 8 से 9% बढ़ा दिया था। इसलिए इनका अपना वजन हम काउंट करते हैं। इनको आईएनएलडी की तरफ से लिया गया। एक नरेश जैन एडवोकेट भी आईएनएलडी की टिकट मांग रहे हैं। संजय भाटिया बीजेपी के पुराने नेता हैं, पानीपत से फिर टिकट मांग रहे हैं। शायद पिछली दफा संजय भाटिया दूसरे नंबर पर रहे थे। बलवीर पाल शाह 13% से संजय भाटिया को चुनाव हरवा के जीत गए थे। सुरेंद्र रेवाड़ी ये भी बीजेपी की टिकट मांग रहे हैं। थोड़ा मुझे नाम में थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, अगर गलती हो तो माफ कीजिएगा। गजेंद्र सलूजा बीजेपी की टिकट मांग रहे हैं। प्रमोद विज बीजेपी की टिकट मांग रहे हैं। आजकल ऐसे नेता हरियाणा में बीजेपी की टिकट मांग रहे हैं जो बहुत ज्यादा पूर्व में एक्टिव नहीं रहे, जनता के बीच नहीं रहे, पर बीजेपी की टिकट पंजाब सरकार की लॉटरी की टिकट की तरह लोगों को लगती है कि लॉटरी की टिकट है, ले लो जीत जाएंगे, मिल जाए तो। नरेंद्र बीएसपी और धर्मपाल गुप्ता भी पानीपत के व्यवसायी हैं और इंडिपेंडेंट टिकट मांग रहे हैं। इनको हमने बैलेट पेपर में लिया है और पानीपत में कुल उम्मीदवार जो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोगों को हमने अपने बैलेट पेपर में शामिल किया है। मुमताज जी, बहुत शुक्रिया विनोद जी ये बताने के लिए कि कौन कौन से उम्मीदवार हैं जो हमारे सर्वे में शामिल हैं पानीपत सिटी से, और अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले विनोद जी, आपसे हम और हमारे दर्शक यही जानना चाहेंगे कि बीजेपी भाजपा गठबंधन पर बहुत गहरी चर्चा हमने और आपने कल की, लेकिन एक शिगुफा छोड़कर आप रह गए आखिरी तार इस गठबंधन पर। आखिरी तार अभी बाकी है, वो आपसे जरूर जानना चाहेंगे विनोद जी। देखिए, वैसे तो अगर कल और आज की एक्टिविटीज को अगर पूरी तरह से स्टडी करें और बोलने की साफ साफ हिम्मत हो तो ये तार टूट चुका है, समझौता लगभग टूट चुका है। और आज रोहतक से भाजपा के प्रवक्ता ने कहा भी है कि ये तो बस घोषणा होनी बाकी है, समझौता तो टूट चुका है। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अनिल जैन ने कल तीखा रुख लिया था कुलदीप के प्रति कि वो स्थानीय नेताओं से बात करें, मोदी और अमित शाह की बात छोड़ें। लेकिन आज बीजेपी ने अपने रुख में थोड़ा सा चेंज किया है। प्रोफेसर गणेशी लाल और कैप्टन अभिमन्यु ने कहा है कि हम तो समझौता चाहते हैं और कुलदीप थोड़ा सा ढीले हो जाएं तो बात आगे बढ़ सकती है। और मेरी जानकारी के मुताबिक कल धर्मपाल मलिक ने जब गुड़गांव में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम 45 से कम नहीं मानेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे, और यही समझौता हुआ था और लिखित समझौता हुआ था। बीजेपी को इस समझौते को मानना चाहिए, इसको नहीं तोड़ना चाहिए। उसके बाद राव इंद्रजीत सिंह ने धर्मपाल मलिक से बात की और उनको मनाने की कोशिश की, लेकिन धर्मपाल मलिक ने कहा कि अगर हम 45 से कम पे मान गए हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा, ऐसा नुकसान होगा जिसकी हम कभी भरपाई नहीं कर पाएंगे। उससे ऐसा लगता है कि शायद तार टूट गए हैं। बाकी आप हमारे दूसरे मेहमानों से भी पूछिए, लेकिन वो नुकसान क्या है इतना बड़ा, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल साफ हो चुका है। जैसे विनोद जी ने कहा कि ये समझौता ऑलमोस्ट टूट चुका है। राइटिंग में समझौता हो चाहे जैसे भी हो, इस समझौते को तोड़ने से आप कोर्ट में नहीं जा सकते, दूसरे समझौते की तरह आप कोर्ट में नहीं जा सकते, कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। यानी ये समझौता होता है दो पार्टियों के बीच में। तो उस समय जो हालात थे 2 साल पहले, अब वो हालात नहीं है हरियाणा के अंदर। भाजपा काफी कमजोर हो चुकी है, लोकसभा चुनाव के बाद और भी बुरा हाल रहा। अब उनके ना एमएलए है ना एमपीज है। ऐसे में बीजेपी उसको बराबर का नहीं मानती, अपने बराबर का नहीं मानती, अपने से छोटा मानती है। जूनियर पार्टनर उसको समझ रही थी और ये छोटा भाई का रोल करने के तैयार नहीं थे। तो बिग ब्रदर स्मॉल ब्रदर का जो मामला आ गया वही आके फंस गया है। और मुझे लगता है स्मॉल ब्रदर जो है वो की अपनी ईगो है, जो भी है, चाहे उनकी पॉलिटिकल कंपल्सन होंगी, जिसके कारण वो नहीं मान रहे हैं कि 45 से कम पे लड़े और मुख्यमंत्री से कम पर हम अजय जी, आपने कहा कि बीजेपी अब बड़ा भाई होगी है क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार आ गई। प्रदीप जी से भी बात करेंगे इस इशू पे। और हजका को कोई एमपी नहीं रहा, कोई एमएलए नहीं रहा। एमपी और एमएलए जनता बनाती है, नंबर 1। कुलदीप बिश्नोई जहां भी जा रहे हैं, आप अखबारों में उनकी रैलियों में जुटने वाली भीड़ को देख लीजिए। वो जनता के नेता हैं या नहीं हैं, ये भीड़ एक पैमाना होती है, नंबर 1। दूसरी बात,
नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने झज्जर की रैली में ये नहीं कहा था कि कुलदीप छोटा भाई है या बड़ा भाई है, कुलदीप हारेगा या जीतेगा लोकसभा। उन्होंने कहा था कि लोकसभा में 8 सीटें हमारी जितवाइए, 2 कुलदीप की जितवाइए, और विधानसभा में कुलदीप हमारे पार्टनर हैं, वो मुख्यमंत्री होंगे और रामविलास दूसरे मुख्यमंत्री होंगे। क्या नरेंद्र मोदी की बात को बीजेपी अमल नहीं चढ़ाएगी या लालच में फंस जाएगी? प्रदीप जी। देखिए, ये समझौता जो था ये रविवार को जो गुजरात भवन की बैठक हुई थी जी, जिसमें धर्मपाल मलिक शामिल थे जो दोनों की पार्टियों के बीच के समन्वय समिति के चेयरमैन हैं। ये धीरे धीरे जो दोनों पार्टियों ने पोजीशन ली होते हुए अब ये हम कहने की स्थिति में आ गए हैं कि ये समझौता टूट गया है। लेकिन ये समझौते की बुनियाद गुजरात भवन दिल्ली में रख दी गई थी, अभी बचा हुआ है आपके मुताबिक नेताओं के साथ। लेकिन जो आपने सवाल उठाया कि नरेंद्र मोदी के कहने के बाद अगर आप भारतीय जनता पार्टी का अतीत देखो तो 2 सीट तक भी पहुंची थी। ये वायदा खिलाफी और इस समझौते को, ठीक है, 2 पार्टियों के बीच समझौता था, ना छोटे भाई ना बड़े भाई के बीच था और इस फैसले को कोर्ट में भी नहीं चुनौती दी जा सकती। लेकिन इस चुनौती को जांचने, मापने और परखने का काम जनता के बीच में होगा। जनता अदालत होती है राजनीतिक दलों की और राजनेताओं की, वही किस्मत बनाती। इसीलिए कहते हैं ना कि जनता सब जानती है। आपने स्वयं सवाल उठाया कि कुलदीप की मीटिंग में जो भीड़ उठ रही है या जो लोग आने वाली है। मैं आज सुबह दैनिक ट्रिब्यून में देख रहा था, उनकी फरीदाबाद में रैली थी। मुझे जिस तरह का माहौल चल रहा है कि जी खुद भी हार गए, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि एक अनाज मंडी में एक शेड को कुलदीप बिश्नोई भर पाएंगे। लेकिन जो फोटो बता रहा है वो रिस्पॉन्डिंग भीड़ थी और हमारे सर्वे में भी उनको 8%, 10%, 15% वोट आ रहे हैं। विनोद जी, सवाल ये है कि भीड़ तो जुट रही है, भीड़ तो ऐसे भी मजमा देखने आ जाती है, मदारी भी आ जाए तो देखने आ जाए, तो भीड़ को क्या वोट में कन्वर्ट कर पाएंगे, ये देखने की बात है। कहीं पर क्या मोदी की रैली में आने वाले लोग मदारी का मजमा देखने आते थे? नहीं, अमेठी में भी जब मोदी गए थे बहुत बड़ी भीड़ जुटी थी, पर रिजल्ट क्या हुआ? स्मृति ईरानी हारी। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के पसीने निकाल दिए। पसीने निकाले पर राहुल गांधी को जाना पड़ा अमेठी में और हाथ जोड़ने पड़े, भाई गलती मत कर, बूथ वो गए। भीड़ एक पैमाना है, लीडरशिप के पास ताकत क्या है? भीड़। दूसरा मीडिया। चलिए, मेरे पास पहला राउंड आ गया है टिकट का हकदार का। हम इस चर्चा को भी जारी रखेंगे कि कुलदीप के साथ आखिर वो कौन सी समस्या है जिसकी वजह से वो 45 से नहीं घट सकते। पहला राउंड टिकट का हकदार का। वीरेंद्र शाह, आईएनसी, शाह परिवार अपनी गद्दी पहले राउंड में बचाए हुए है, 38 वोट। लेकिन मैं अगले उम्मीदवारों को नहीं देख पाया हूं। 38 वोट वीरेंद्र शाह, आईएनसी। मुकेश टुटेजा उन्हीं के अजीज हैं, लोगों ने एक भी वोट नहीं दिया पहले राउंड में। मुकेश टुटेजा को कोई वोट नहीं। सुरेश मित्तल, आईएनएलडी 9 वोट और नरेश जैन को पहले राउंड में कोई वोट नहीं। संजय भाटिया बीजेपी के कदावर नेता हैं, पहले राउंड में वोट नहीं मिला है। और सुरेंद्र रेवाड़ी, जिनके नाम को लेकर कंफ्यूजन था, उनको चौंकाने वाले वोट मिले हैं। हमको 5 राउंड का इंतजार करना पड़ेगा कि इतने वोट कैसे आ गए। 50 वोट हैं। गजेंद्र सलूजा बीजेपी 0, प्रमोद विज बीजेपी 0, डॉक्टर नरेंद्र बीएसपी 0, धर्मपाल गुप्ता भी वोट नहीं आए हैं और अदर्स को भी वोट नहीं आए हैं। नोटा को 2 वोट आए हैं। प्रदीप जी, आपकी तरफ। देखिए विनोद जी, कुलदीप के साथ वो ऐसी कौन सी समस्या है जिसकी वजह से 45 से घटते ही उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, जो लफ्ज कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में धर्मपाल मलिक ने भी कहे और धर्मपाल मलिक ने ये सेम वर्ड्स राव इंद्रजीत को भी कहे कि जी ऐसा होगा तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। देखिए, सीट का सवाल नहीं है, सीट तो कम हो सकती है, 45 की 35 हो सकती है। लेकिन जो बुनियादी सवाल है कि मुख्यमंत्री को प्रोजेक्शन का सवाल, कुलदीप बिश्नोई सिर्फ इस विषय पे अड़े हुए हैं, सीटों पर सैक्रिफाइस किया जा सकता है। इस गठबंधन में सीट इशू नहीं रह गया है। वो तार यहाँ जुड़ सकता है कि आप मुझे 35 दे दो लेकिन मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करो। और ये नहीं होगा कि आप हमें सीट भी ना दो, मुख्यमंत्री की दावेदारी भी ना करो, वायदा करके वायदा खिलाफी भी करो। तो ये विषय है, ये एक
अहम के टकराव की राजनीति दोनों दलों के बीच में देखने को मिल रही है। मैं कह रहा हूं कि सीट 25-30 भी आ जाए और कुलदीप को अगर प्रोजेक्ट कर दिया जाता है तो ये समझौता सिरे चढ़ जाएगा फिर से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इतने मुख्यमंत्री के दावेदार हैं और एक नए नए दावेदार भी प्रवेश कर रहे हैं, हालांकि उनका भी असमंजस बना हुआ है चौधरी वीरेंद्र सिंह का, जो उन्होंने जवाब दिया है अपने कारण बताओ नोटिस का कांग्रेस को। वो नया नया नुकसान क्या है, ऐसी कौन सी समस्या है जो उनको पीछे हटने से रोक रही है? देखिए विनोद जी, आपको बेहतर पता होगा, फिर भी मैं इतना कह सकता हूं कि उन्होंने जो अपने पार्टी के कैडर को, जो उनके साथ जुड़े हुए हैं पिछले 5 साल से, उनको जो प्रॉमिस कर रखा है, अगर वो 45 सीट पर ना लड़े तो इसकी संभावना बढ़ जाती है कि वो लोग कहीं पर रुष्ट हो जाएंगे, खफा हो जाएंगे और दूसरी पार्टी की तरफ भी वो मूव कर सकते हैं, क्योंकि उनको इलेक्शन लड़ना है, उन्होंने ये मन बना रखा है और वहां पर अगर पार्टी को 30 सीट मिलते हैं, 25 सीट मिलते हैं तो उनका टिकट कट जाएगा। तो ये इनके लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अभी बन रहा है। वैसे आपका शायद इसकी बेहतर जानकारी है। इस समस्या पे चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल मुमताज की तरफ से वार्निंग आ रही है जी। एक ब्रेक लेंगे, लेकिन विनोद जी मेरा भी एक छोटा सा सवाल है इस पर। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने प्रदीप जी और संसद में पहला संबोधन अपना उन्होंने दिया तो उन्होंने कहा था कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि चुनाव लड़ने से पहले हम उम्मीदवार थे और चुनाव जीतने के बाद लोगों की उम्मीदों के दूत हैं और जिन दलों के प्रतिनिधि चुनकर संसद में नहीं पहुंचे उन्हें भी हम साथ लेकर चलेंगे। लेकिन ये कैसी विडंबना है सियासत की, कैसे वायदे हैं बीजेपी के कि एक जो उनका एलआई दल था, गठबंधन था जिसके साथ उनका हजका के साथ, उसे लगातार दूर करने के लिए कोशिशें जारी है। गठबंधन अगर टूटा तो बड़ा ब्लेम, क्या आपको नहीं लगता कि उसका ज्यादा बीजेपी को जाएगा? निश्चित तौर पर, और वो उस रणनीति के तहत हजका जिस रणनीति के तहत अपनी सभाओं को की संख्या बढ़ा दी है और सीधा बोल रही है कि उन्होंने 48 घंटे का समय भी दिया है कि 48 घंटे में क्या कहते हैं कि आप सोच लीजिए हम नहीं तोड़ रहे हैं, हम पर ये आरोप न लगे। वो जनता के बीच में अपनी बात को उन्होंने कहना शुरू कर दिया है और ये उनकी एक रणनीति का बहुत बड़ा हिस्सा है कि जनता के बीच में ये मैसेज जाए कि ये जो गठबंधन अगर टूटता है भविष्य में तो इसके लिए हजका जिम्मेदार नहीं है। वो उनको कहने के लिए कि स्पेस बनी रहेगी कि उनके पास उनको 48 घंटे का समय दिया। अब यक्ष प्रश्न ये भी है कि 48 घंटे बाद बीजेपी अगर रिस्पॉन्ड नहीं करती है तो क्या हजका को क्या करना है और क्या होगा? छोटी सी बात समझता हूँ, क्या हरियाणा की जनता से कोई पूछ ले क्या हजका बीजेपी बराबर के मतलब दावेदार हैं? दोनों की स्थिति क्या बराबर है, दोनों के दम क्या बराबर हैं? तो मुझे लगता है कि हरियाणा जनता ही बोलेगी हजका कहीं पर नीचे आ चुकी है, इसलिए हजका कहीं झुकना चाहिए अगर ये समझौता अगर उसको बरकरार रखना है तो। मुमताज, एक बात इसमें ऐड करेंगे, जिस समय समझौता हुआ था तो क्या हजका ने तौला था कि ये आप भाजपा दमदार है कि नहीं? आज जब आप 7 सीट ले आए एक मोदी की लहर मेरे हिसाब से, तो मुझे नहीं लगता कि ये सवाल वैज्ञानिक और वैलिड है। हजका को बीजेपी से समझौता करते वक्त कम से कम अगर चौटाला से राय नहीं लेनी थी तो चौधरी बंसीलाल के परिवार से राय ले लेते। चौधरी बंसीलाल तो उस वक्त शायद दुनिया में नहीं थे जब इनका वो चल रहा था, समझौता हुआ। किसी सियाने आदमी से राय ले लेनी चाहिए थी। आप 8-2 दे रहे हो सिर्फ चौटाला के आगे बॉर्डर खींचने के लिए। 45-45 हजका ने इसलिए दी बीजेपी को कि चौटाला कभी 45 जिंदगी में दे नहीं पाएंगे और बीजेपी कभी चौटाला के दरवाजे का रुख नहीं करेगी। ठीक, तो चौटाला को रोकने के लिए उन्होंने खुले दिल से कहा कि अच्छा 50-50 और 8-2 में गलती हुई। इसके जो इम्पैक्ट थे, आफ्टर इफेक्ट थे, वो कुलदीप ने स्टडी नहीं किए तो मुकदमा निचली अदालत में कमजोर कर लिया। अब हाई कोर्ट में अपील करेंगे तो थोड़ा बहुत तो वो निचली अदालत में कमजोर मुकदमे का हिसाब किताब देना पड़ेगा। पर फिलहाल जो लग रहा है, जिस समस्या से कुलदीप जूझ रहे हैं, वो मुझे ये लग रही है कि उन्होंने पूरे हरियाणा में डिवीजन कर दिया, जाट वर्सेस नॉन जाट। और इंडियन नेशनल लोकदल ने उनकी ब्रांडिंग भी कर दी कि ये जाटों के खिलाफ नेता है। भजनलाल के बारे में ये ब्रांडिंग नहीं थी, वो ये तो थी कि प्रो नॉन जाट है, लेकिन वो एंटी जाट है, ये ब्रांडिंग नहीं थी। बीजेपी ने भी थोड़ा सा तड़का लगाया, कुलदीप को उकसा के कुछ इस तरह के वक्तव्य दिलवाए और कुछ मौका कुलदीप ने खुद दिया और कुछ इंडियन नेशनल लोकदल ने तड़का लगा के उनको जाट लीडर साबित कर दिया। अब वो नॉन जाट को इतना एक्साइट कर चुके हैं कि तुम्हारा सीएम, तुम्हारा सीएम, तुम्हारा सीएम, वो बहुत उफान पे आ चुके हैं। और अगर वो मुख्यमंत्री पद का दावा छोड़ते हैं तो जाट तो उनको छोड़ ही चुके हैं, नॉन जाट भी छोड़ के बीजेपी को चला जाएगा और कुलदीप की राजनीति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जो धर्मपाल मलिक जिस समस्या पे बार बार चिल्ला रहे हैं, बड़े नुकसान की बात कर रहे हैं, ये बड़ा नुकसान है। मेरी राय से अगर आप असहमत हो तो आप अपनी राय दे सकते हैं। नहीं विनोद जी, आपकी राय बहुत
उम्दा है। और मैं पहले भी कह चुका हूं, आज से 5 दिन पहले भी मैंने इस बात को कहा था कि अगर इस झुक कर समझौता कुलदीप ने किया तो राजनीति के हाशिए से भी बाहर हो जाएंगे। तो जो बात आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि उनको तय करना है कि कुलदीप समझौता करने के लिए राजी हैं, लेकिन दोनों स्तर पे नहीं हो सकता कि आप मुख्यमंत्री की दावेदारी भी मत दीजिए और सीट भी न दीजिए। तो ये नहीं हो पाएगा समझौता। एक चीज में हो सकता है कि आप मुख्यमंत्री की दावेदारी दीजिए और सीट हमारी कम कर दीजिए, जो उनकी सीट कम हो और चौधरी बीरेंद्र सिंह बिल्कुल बिल्कुल। और कुलदीप बिश्नोई को तमाम सियासी दाव पेचों के दरमियान बहुत सोच समझकर फूक कर कदम रखने होंगे, वरना कहीं इतने बदनसीब न हो जाए सियासत में कि ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, पर फौरन लौट रहे इसी खास पेशकश के साथ। ये बात कका न्यू क्यों करे, क्यों भाज रहा है? काले यार से पकड़ के ले जाएंगे मुने, पकड़ के ले जाएंगे? न्यू क्यों कर पकड़ के ले जाएंगे? तने के मैं कसूर कर रखा से? रमना कर्जा ले रखा था, वो भी बन ना पाया। ओहो कका, वो वक्त गया जब सरकारी कर्जा ना बनने पर हथकड़ी लाकर पकड़ के ले जाया करते और बेइज्जती कराया करते। इस सरकार ने इसी बढ़िया स्कीम चलाई है, जब मजबूरी के कारण कोई किसान सहकारी कर्जा टाइम पे ना देन पावे तब हथकड़ी नहीं लगेगी। और यह प्रथा खत्म करके हमारा किसाना का सम्मान करया से और इज्जत रखी से। फिर ये क्या करना है भाई? अरे ताऊ जी, हम तो ये कहने आए हैं कि अब की बार जो अपना कर्जा एक मुश्त में भर देगा उसका सारा ब्याज माफ कर दिया जाएगा। शुक्र से भाई जो तनया बात बता दी, और शुक्र से सरकार का जिसने हमारी है चिंता मिटा दी। ठीक है। और भाई जी सरकार ने हमारी मजबूरी समझी है, उसकी बात समझ के न हम अपना फर्ज निभावांगे और अपना कर्जा जरूर चुकावांगे। मेरा बार बार सर्वे करने का मकसद है राजनीति में नए लोगों को आगे लाना, ऐसे लोगों को आगे लाना जो अपनी चौधर की राजनीति नहीं करें बल्कि जनता की चौधर के लिए राजनीति करें। नेक नियत ते राज चला रहा, जनता में विश्वास जमा रहा। नेक नियत ते राज चला रहा, जनता में विश्वास जमा रहा। चमके घना विकास करा रहा, देश में अपना नाम कमा रहा। चमके घना विकास करा रहा, देश में अपना नाम कमा रहा। मेहनत करके हरियाणा ने, मेहनत करके हरियाणा ने शिखर पे ल्यारा से, शिखर पे ल्यारा से। हमारा सीएम, हमारा सीएम, हमारा सीएम साहब भूपेंद्र का दिल पे छाया से। हमारा सीएम साहब भूपेंद्र का दिल पे छाया से। नेक नियत और विकास, इसी में जनता का विश्वास। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से अभी तक की सुर्खियों पर। अवतार सिंह भडाना ने कांग्रेस में मचाई खलबली, सोनिया गांधी को भेजा इस्तीफा, इनालो में जाने की तैयारी। इनालो में टिकटों की घोषणा के बाद बगावती तेवर तेज, उमेद सिंह पातुआस पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ लड़ेंगे बाढड़ा से चुनाव। हिसार में उमेद लोहान ने दिया जिला प्रधान पद से इस्तीफा। बीजेपी आज का गठबंधन को लेकर कुलदीप ने और कड़े किए तेवर, पार्टी सचिव योगेंद्र नाथ का बयान, टूट चुका है गठबंधन। बीजेपी ने कहा गठबंधन चाहते हैं लेकिन बिश्नोई नहीं हो सकते सीएम। टिकट बंटवारे को लेकर प्रदेश बीजेपी में घमासान, कई जगह खुलकर सामने आई गुटबाजी, नेताओं ने जाहिर की अपनी नाराजगी। हरियाणा भर के सिख कुरुक्षेत्र में होंगे इकट्ठा, गुरुद्वारों पर कब्जे को लेकर बनाई जाएगी रणनीति, झिंडा ने की गवर्नर से मुलाकात।
और हमारी चर्चा आगे बढ़े उससे पहले आइए जानते हैं कौन है मुख्यमंत्री बनने के लिए हरियाणा की जनता की पसंद। लेकिन ये पसंद अभी 16 विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से है, आगे सब बदल भी सकता है और हर बार इस प्रोग्राम की कड़ी में ये विधानसभा क्षेत्र भी बढ़ते जाएंगे। आइए जाने कौन है पसंदीदा मुख्यमंत्री। कौन होगा हरियाणा का सरताज, किसे चाहती है सूबे की जनता। खोज इंडिया के सर्वे में सीएम उम्मीदवार का रिपोर्ट कार्ड। खोज इंडिया अटेली, बेरी, रेवाड़ी, कोसली, बादली, नारनौल, लोहारू, हथीन, बहादुरगढ़, पलवल, सोहना, टोहाना, नूह, पुन्हाना, फिरोजपुर, झिरका और नांगल चौधरी समेत 16 सीटों पर सर्वे कर चुका है और जनता से उसके पसंदीदा मुख्यमंत्री के दावेदार के बारे में राय भी ले चुका है। अब तक के नतीजों के हिसाब से सीएम उम्मीदवार के रिपोर्ट कार्ड पर नजर डाली जाए तो आप देखेंगे कि हमारे सर्वे के अनुसार मौजूदा सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और ओम प्रकाश चौटाला के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। 16 सीटों की बात करें तो चौटाला सीएम से आगे हैं। ओम प्रकाश चौटाला 6,31,830 वोटों के साथ पहले स्थान पर बरकरार हैं, जबकि सीएम हुड्डा 5,86,607 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। इसके बाद बात करें राव इंद्रजीत की 2,75,659 वोटों के साथ अभी भी तीसरे नंबर पर बने हुए हैं। 1,18,714 वोटों के साथ कुलदीप बिश्नोई चौथे नंबर पर अटके हुए हैं। और अगर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा की बात करें तो वो 60,341 वोटों के साथ पांचवें यानी आखिरी पायदान पर अभी भी अटके हुए हैं। सर्वे टीम खोज इंडिया हरियाणा। ये बात कका न्यू क्यों करे, क्यों भाज रहा है? काले यार से पकड़ के ले जाएंगे मने, पकड़ के ले जाएंगे? न्यू क्यों कर पकड़ के ले जाएंगे? तने के मैं कसूर कर रखा से? रमना कर्जा ले रखा था, वो भी बन ना पाया। ओहो कका वो वक्त गया जब सरकारी कर्जा ना भरने पर हथकड़ी लाकर पकड़ के ले जाया करते और बेइज्जती कराया करते। इस सरकार ने इसी बढ़िया स्कीम चलाई है, जब मजबूरी के कारण कोई किसान सहकारी कर्जा टाइम पे ना देने पावे तब हथकड़ी नहीं लगेगी और यह प्रथा खत्म करके हमारा किसाना का सम्मान किया से और इज्जत रखी से। फिर ये क्या करना है से भाई? अरे ताऊ जी, हम तो ये कहने आए हैं कि अब की बार जो अपना कर्जा एक मुश्त में भर देगा उसका सारा ब्याज माफ कर दिया जाएगा। शुक्र से भाई जो तनया बात बता दी और शुक्र से सरकार का जिसने हमारी है चिंता मिटा दी। ठीक है। और भाई जी सरकार ने हमारी मजबूरी समझी है, उसकी बात समझ के न हम अपना फर्ज निभावांगे और अपना कर्जा जरूर चुकावांगे। मेरा बार बार सर्वे करने का मकसद है राजनीति में नए लोगों को आगे लाना, ऐसे लोगों को आगे लाना जो अपनी चौधर की राजनीति नहीं करें बल्कि जनता की चौधर के लिए राजनीति करें। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। पानीपत सिटी हल्के के सर्वे के नतीजे लगातार हम आपको बता रहे हैं, साथ ही ताजा एवं सियासी सरगर्मियों पर भी लगातार हमारे एक्सपर्ट्स चर्चा कर रहे हैं और बारीक से बारीक विश्लेषण कर रहे हैं। विनोद जी का रुख करेंगे हम यहाँ पर। दूसरे राउंड के नतीजे तैयार हैं विनोद जी के पास। मुमताज, मेरे पास दूसरा राउंड आ गया है। दूसरे राउंड के नतीजे एक इंडिकेशन दे रहे हैं, हालांकि मैं 3 और 4 राउंड मिला के चर्चा करूंगा और अगला सर्वे भी मिलाऊंगा और मुख्यमंत्री वाला भी मिलाऊंगा, लेकिन एक इंडिकेशन जरूर आ गया कि बलवीर पाल शाह के गढ़ में इस दफा बीजेपी दस्तक दे रही है। टिकट बीजेपी किसी को भी दे, अर्बन सीट है लेकिन बीजेपी यहाँ दस्तक दे रही है। वीरेंद्र शाह यानी बुल्ले शाह को
20% वोट मिले हैं, 6380। यहाँ की वोट वैल्यू 319 है। इस दफा मुकेश टुटेजा जी को भी वोट मिले हैं 4, 1276, और सुरेश मित्तल आईएनएलडी ने इस बार अच्छे वोट लिए हैं यहाँ 23 वोट, 7337। नरेश जैन एडवोकेट आईएनएलडी 8 वोट, 2552। आईएनएलडी यहाँ पिछले साल हुए नगर परिषद के चुनाव भी, काउंसिल के चुनाव में भी पहली दफा पानीपत में आईएनएलडी की एंट्री हुई थी। आईएनएलडी की अदरवाइज इससे पहले कभी पानीपत शहर में कोई एंट्री नहीं हुई थी। संजय भाटिया बीजेपी 7 वोट, 2233। सुरेंद्र रिवाड़ी पिछली दफा से आधे, 26 वोट, 5694। गजेंद्र सोलूजा 5 वोट, 1595। प्रमोद विज 1, 319। डॉक्टर नरेंद्र बीएसपी 4, 1276, और धर्मपाल गुप्ता 2, 638। अदर्स को कोई वोट नहीं। 2 राउंड। मुमताज, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी। और इसी बीच तमाम सरगर्मियों पर अपनी चर्चाएं भी लगातार हम जारी करेंगे और कोशिश करेंगे कि इनमें से किसी उम्मीदवार से हमारी बात भी हो पाए। विनोद जी, एक सवाल हम जानना चाहते हैं आप सभी से। विनोद जी, आप ही का रुख करेंगे यहाँ पर। अवतार सिंह भडाना को क्या हो गया है? इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस से कई बार के सांसद रहे हैं, सोनिया गांधी के नजदीकी और सूबे के नामवर नेताओं में गिनती होती है और सोनिया गांधी को इस्तीफा सौंप रहे हैं। देखिए, ऐसा है, आप लोगों को याद होगा, विशेषकर मेरे दोनों मेहमानों को याद होगा कि कांग्रेस का पहले निशान था गाय बछड़ा। बाद में इंदिरा गांधी ने जब अलग कांग्रेस बनाई तो कब्जे के चक्कर में उन्होंने हाथ बनाया, निशान बना हाथ। लेकिन बहुत से कांग्रेस में लोग ऐसे हैं जो आज भी कांग्रेस को गाय समझते हैं, दूध देने वाली गाय। जब वो दूध सूख जाता है तो नजदीकी से नजदीकी जो बेटे जैसा उम्मीदवार होता है वो भी कांग्रेस को दुलत्ती मार जाता है। अवतार सिंह भडाना की समस्या ये है कि वो कांग्रेस को काफी लोग दुलत्ती मार रहे हैं, तो वो भी देख रहे हैं कि एक दुलत्ती मैं भी मार के देख लूं, शायद दुलत्ती से कोई 1 किलो दूध ज्यादा निकल जाए। वो दूध क्या है? उनका झगड़ा फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में चुनाव हारने के बाद से ही उनका झगड़ा करण दलाल से चल रहा है। करण दलाल सीएम के रिश्तेदार हैं और पूरे फरीदाबाद जिला में, चाहे वो एमएलए नहीं है लेकिन वो मुख्यमंत्री के बाद नंबर 2 के मुख्यमंत्री, उनकी मुख्यमंत्री के बराबर ही चलती है। अवतार सिंह भडाना चाहते हैं कि अगर मुझे कांग्रेस में रखना है तो मुझे कम से कम 4 सीटें, 4 टिकटें अवतार भडाना की रिकमेंडेशन पे हो। उनमें से एक वो अपने बेटे के लिए तिगांव से अपने बेटे अर्जुन के लिए मांग रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 3 बजे, हालांकि उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल से नेगोशिएट किया है और सीरियस नेगोशिएशन किया है, और उनको कैथल में, क्योंकि गुज्जर वोट है 30,000 और चौटाला हमेशा कॉम्बिनेशन बढ़ाते हैं कि गुज्जर में कैंडिडेट दे दूं, जाट उसको सपोर्ट कर दे तो जीत जाएगा, तो कैथल से लड़ने की बात भी हुई है। लेकिन आज 3 बजे अवतार सिंह भडाना ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बुलाई हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी। इसलिए रद्द कर दी कि पत्रकार तमाम सवाल पूछेंगे कि तुम कहां जाओगे, तो कुछ ना कुछ मुंह से निकल जाएगा। वो कैंसिल कर दी और शाम को 4-5 बजे सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेज दिया। मुझे ऐसा लगता है कि कप्तान अपना अवतार सिंह भडाना भी कप्तान अजय यादव की तरह कर रहे हैं कि या तो मुझे टिकटें दे दो, नहीं तो फिर मैं दुलत्ती मार के इनेलो की तरफ जा रहा हूं। अभी 50-50 मामला मेरी नजर में है। अजय जी और प्रदीप जी का रुख हम बाद में करेंगे। विनोद जी, फोन लाइन पर मुकेश टुटेजा मौजूद है हमारे साथ, पानीपत सिटी से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं। टुटेजा साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है खोज इंडिया पर आपका। हेलो जी मुकेश जी, हमारी आवाज मिल रही है आपको? हेलो मुकेश जी, मुकेश जी, मुकेश जी, हेलो। हाँ जी, हमारी आवाज आ रही है? आवाज पास नहीं हो रही, उनसे फिर संपर्क करेंगे। जी, वापस संपर्क करेंगे। प्रदीप जी, आपका रुख करेंगे यहाँ पर अवतार सिंह भडाना पर, क्या कहते हैं? देखिए, अवतार सिंह भडाना, जो कांग्रेस में इस समय हवा चल रही है कि मुख्यमंत्री का विरोध करो, दौड़ो और दौड़ो, अगर निकलना है तो निकल जाओ, अगर बार्गेनिंग करनी है तो बार्गेनिंग कर लो। और जैसा कि कैप्टन अजय सिंह जिस तरह से बार्गेनिंग करके आए और उन्होंने जिस तरह से
अपने समर्थकों की सभा की और उन्होंने एक अपने को नॉन जाट मुख्यमंत्री की तरह उसमें पेश कर दिया। प्रदीप जी माफ कीजिएगा, रोक रहे हैं आपको जी, चंद प्लीज। लम्हों के लिए। यहाँ पर मुकेश टुटेजा वापस जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पर, उनसे संपर्क करते हैं। मुकेश जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है खोज इंडिया पर आपका। नमस्कार जी। नमस्कार जी, विनोद मेहता जी चर्चा करेंगे आपसे। मुकेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार मेहता जी। नमस्कार। क्या हाल चाल है? ये है जी, कृपा है जी। बलवीर पाल शाह जी के साथी हैं आप, और आप भी टिकट के दावेदार हैं। आवाज क्लियर नहीं आ रही मेहता जी आपकी, थोड़ा इसको लाइन को ठीक दो। अच्छा ये बताओ, आप भी टिकट के दावेदार हैं? नहीं, मैं तो अगर बलबीर पाल शाह या वीरेंद्र शाह नहीं लड़े तो दावेदार हूँ। अगर वो नहीं लड़े तो आप दावेदार हैं? हाँ। और अगर वो परिवार में लड़ेंगे किसी तो को आप टिकट दी जाती है तो मैं दावेदार नहीं। आप दावेदार नहीं हो और आप उनकी मदद करेंगे जिसको भी टिकट मिलेगी। परिवार में किसी को भी मिले कोई। अच्छा, परिवार की मदद करेंगे। हेलो। बलवीर पाल शाह लड़ेंगे या बुल्ले शाह लड़ेंगे? आपकी जानकारी कोई लड़े जी, एक ही बात है, परिवार एक ही है। मुकाबला किससे मानते हैं मुकेश जी? जगत परिवार में नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर बुल्ले शाह, मैं कह रहा हूँ कि अगर बुल्ले शाह लड़ते हैं उनका मुकाबला बीजेपी के साथ होगा या आईएनएलडी के साथ होगा, आप किसको चुनौती मानते हैं? मुकाबला बीजेपी के साथ ही होगा जी। यहाँ पानीपत में मुकाबला बीजेपी के साथ ही हमेशा बीजेपी के साथ होता है। हाँ जी। इस बार जीत की संभावना कितनी, पहले से कम या ज्यादा? जीत निश्चित है जी। परिवार में कोई भी लड़े जीत निश्चित है। सभी साथी निश्चित है। पानीपत में तो चुनाव आखिरी, इस परिवार में बहुत 48 घंटों में तय होता है। हरियाणा की राजनीति में ब्रांड नेम है जी, ईमानदारी के प्रतीक है जी। चलिए मुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने खुद ही कहा कि मैं नहीं लड़ूंगा, मैं तभी लड़ूंगा जब उनके परिवार के लोग चुनाव लड़ने से मना कर दे। थैंक यू, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदीप जी आप अपनी चर्चा को जारी रखिए। मैं यही कह रहा था कि ये जो कांग्रेस में एक ऐसी हवा चली है कि जो थोड़ा बहुत भी कद्दावर नेता हैं, जो 2-4 बार के विधायक हैं, सांसद हैं, वो इस तरह की बार्गेनिंग कर रहे हैं। कुछ चौधरी वीरेंद्र सिंह टाइप के हैं जो बिल्कुल फाइनली बाय बाय कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह का जवाब कारण बताओ नोटिस में उन्होंने कांग्रेस को दिया है उसमें थोड़ा बड़ा सा असमंजस भरा है। कंफ्यूजिंग जवाब है। किसी राजनीतिक आदमी तो राजनीतिक लोगों से मिलेगा, अमित शाह से मिले तो क्या हुआ, मैं एक पॉलिटिशियन हूँ। तो ये तेवर वाला जवाब नहीं है, ये बीच का रास्ता है कि अगर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में जो लेन देन का मामला है ठीक से पुख्ता नहीं हुआ तो हम एक पैर पीछे रखा हुआ है, पीछे भी रखा है। और चौधरी वीरेंद्र सिंह की राजनीति को अगर आप देखें तो उनकी एक पैर आगे एक पैर पीछे, और कभी मुख्यमंत्री के घर तक भी चली जाती है, उनके डाइनिंग टेबल तक भी चली जाती है, डिनर भी कराते हैं। और वही हालत मुझे लग रही है अवतार सिंह भडाना की। आपने कहा कि वह आईएनएलडी में बात कर चुके हैं ये, और इसकी चर्चा मीडिया के अंदर आ चुकी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये अगर ये दबाव की भी रणनीति हो सकती है कि जब भाई देखो हमें रोक लो नहीं तो हम जा रहे हैं जी। तो और फिर सोनिया गांधी को उन्होंने इस्तीफा दिया है। अभी कैप्टन को किस तरीके से सोनिया जी आधे घंटे मिल के वापस भेज चुकी हैं, तो अभी इस पर कोई बहुत फाइनल टिप्पणी करना मुझे लगता है। अजय की तरफ भी चले। अजय जी, क्या वजह हो सकती है? मेरा एक सवाल दूसरा है, कांग्रेस में जिस तरह से ये इस्तीफे चल रहे हैं, इसका पार्टी की चुनावी संभावनाओं पर कोई असर पड़ता है अगर ये लोग वापस भी आ जाते हैं तो? देखिए बिल्कुल पड़ता है। एक चीज तो मैं मानूंगा, ये चुनाव का जो सिलसिला शुरू होता है वहीं पर जो पार्टी कमजोर पड़ जाती है, तो साफ दर्शा रहा है कि कांग्रेस पार्टी कमजोर हो गई है। इसलिए छोटे छोटे नेता भी अब दिखाने लगे। नेशनल पर्सपेक्टिव में बात करें तो भडाना बहुत छोटे नेता है जी, तो ऐसे नेता भी अब कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी को आंख दिखाने की अगर हिम्मत कर सकते हैं, जरूरत कर रहे हैं, तो समझिए पार्टी अंदर से कितनी खोखली कमजोर हो चुकी है। तो नंबर 1 ये है। नंबर 2, उनका साफ है, जैसे आपने शुरू में कहा करण सिंह दलाल, तो वहां पर अगर उसके अंदर वो रह जाएंगे तो उनकी भविष्य खत्म है। तो उनको उसको काउंटर करना है, या तो करण सिंह दलाल को आप रोक लो, नहीं तो मैं जा रहा हूं। और इधर तीसरा राउंड आ गया है, अगर मुमताज इजाजत हो तो मैं तीसरा राउंड अनाउंस कर दूं। जरूर। तीसरा राउंड, बुल्ले शाह आईएनसी 15 वोट 4785। मुकेश टुटेजा इस बार 3 गुना वोट ले गए हैं, तरक्की किए हैं 13 वोट 4147। सुरेश मित्तल आईएनएलडी 14 वोट और नरेश जैन एडवोकेट आईएनएलडी 12 वोट। संजय भाटिया बीजेपी 7 वोट, सुरेंद्र रेवाड़ी 17 वोट, गिजेंद्र सलूजा 4 वोट, प्रमोद विज 3 वोट, डॉक्टर नरेंद्र 3 वोट, धर्मपाल गुप्ता भी तरक्की किए हैं 8 वोट और अदर्स 4 वोट। इनकी टोटल वोट वैल्यू हम लास्ट राउंड में
बताएंगे। मुमताज। जी बिल्कुल, ये चर्चा तो यूं ही जारी रहेगी, लेकिन पानीपत सिटी हलके के टिकट का हकदार कौन होना चाहिए, क्या है यहाँ की जनता की पसंद, आइए ये भी जान लेते हैं। विधायक ने 4 बार बन लिया, एक बार भी काम नहीं कर लिया। मौजूदा विधायक का कामकाज कैसा रहा? कुछ बेकार रहा जी, आज तक उसने कुछ नहीं किया जी। मौजूदा विधायक आपके बलबीर पाल शाह कांग्रेस से आते हैं, उनका कामकाज कैसा रहा? कांग्रेस में कुछ ना इन्होंने करना ना करेंगे। बलबीर पाल शाह का कामकाज अच्छा नहीं लगा? कोई काम है ही नहीं सर, बाजार की कोई सफाई नहीं है, सड़कों की सफाई नहीं है, बुरा हाल है, सड़कें टूटी पड़ी है। तो पानीपत सिटी हलके के जनता की राय, और इसी दरमियान विनोद जी, संजय भाटिया बीजेपी नेता हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे भी चर्चा करते हैं। भाटिया साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार जी, विनोद जी आपसे चर्चा करेंगे। संजय जी नमस्कार। भाटिया जी प्रणाम भाई साहब, नमस्कार। क्या हालचाल है? बहुत बढ़िया। थोड़ी आवाज कम आ रही है भाई साहब। हाँ, ये स्टूडियो से थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है, हमें भी समझ आ रही है, लेकिन मैं थोड़ा लाउडली बोलता हूँ ताकि अपन बात कर सकें। हाँ जी हाँ जी। इस बार क्या संभावना है? पिछली दफा बीजेपी बहुत नजदीक पहुंच के हार गई थी। हाँ जी। इस दफा पानीपत में बीजेपी की संभावना क्या देख रहे हैं आप? संभावना बिल्कुल स्पष्ट है और जनता ने फैसला पहले ही सुना दिया है जी। पिछले दिनों खुद जो विधायक है पानीपत के बलबीर पाल शाह जी, उन्होंने खुद ही रिजाइन दे दिया, सरकार के खिलाफ दिया और ये भेदभाव का आरोप लगाया कि मेरे एरिया में विकास नहीं हुआ और दोबारा ये कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये बात अलग है कि उन्होंने बाद में फिर अपने कही हुई बात को वापस ले लिया और अपनी बात से पलट गए। उनका महत्व इस बात का नहीं है कि वो अपनी बात से पलटे, उनको स्पष्ट दिख रहा है कि जनता ने फैसला चुनाव से पहले ही सुना दिया। जनता उनके नकारेपन से, उनकी बददिमागी से और जिस तरह की वो बात जनता के साथ करते हैं, और लोगों में सार्वजनिक कार्यक्रमों में आना जाना भी उन्होंने बंद कर दिया। जहां टीवी चैनल्स की चर्चा है वहां पे आना जाना बंद कर दिया, तो उनसे स्पष्ट क्लियर हो गया कि वो अपनी हार बिल्कुल सामने देख रहे हैं। जी संजय जी, एक बात, हर शहर की अपनी एक खासियत होती है, किसी की कोई चीज मशहूर, किसी की कोई चीज मशहूर। हालांकि पानीपत का एक्सपोर्ट मशहूर है, पर पानीपत के वोटर की एक सोच भी मशहूर है कि बलबीर पाल शाह के खिलाफ इलेक्शन से 1.5 महीना पहले माहौल शुरू होता है कि इस बार बलबीर पाल शाह को निपटा देंगे। आप मेरी आवाज सुन रहे हैं ना? हाँ जी हाँ जी, सुन रही है, थोड़ी स्लो आ रही है लेकिन हाँ, लेकिन आखिरी 2 दिन में, जब वोटिंग से 2 दिन पहले चुनाव पलटा लेते और कहते भाई शाह का किला बचाओ, शाह का किला बचाओ। इस बार भी ऐसी संभावना है या नहीं? ऐसा है कि पानीपत की जो जनता है वो बहुत जागरूक है और समझदार है जी। कई बार स्थितियां ऐसी बनी हैं जब ये चुनाव जीते हैं जी कांग्रेस की पार्टी की तरफ से जी, सामने सरकार, जैसे पिछले 2 चुनाव में लड़ा जी, उसमें संभावना पानीपत की जनता को भारतीय जनता पार्टी की बिना समझौते का चुनाव था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की संभावना हरियाणा में नहीं थी क्योंकि पानीपत एक इंडस्ट्रियल टाउन है जी। आज स्थिति बदल चुकी है, आज कांग्रेस का जहाज डूब चुका है। कांग्रेस छोड़ छोड़कर लोग इधर उधर दूसरी पार्टियों में अपना भविष्य तलाश रहे हैं, देख रहे हैं। आज किसी भी कीमत पर हरियाणा में सरकार बनने वाली नहीं है कांग्रेस की। यहाँ का बिजनेसमैन ये सोचता है कि काम कौन कर सकता है, किसकी सरकार आ रही है, उसी के हिसाब से चलता है यहाँ का बिजनेसमैन। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जिस प्रकार से टिकट लेने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के साथ अन्य पार्टियों के नेता भी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात जी कि जिस तरह से वोटर्स के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए विश्वास बढ़ा, हरियाणा के अंदर भी बढ़ा है। मैं ये समझता हूं कि अब आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का ही है। इस बार बीजेपी किला फतेह कर लेगी, ये है दावा संजय भाटिया जी का। और मेरे पास चौथा राउंड भी आ गया है। अगर मुमताज आप इजाजत दें तो मैं चौथा राउंड अनाउंस करने की पोजीशन में। जरूर करें विनोद जी। चौथे राउंड में बुल्ले शाह को 13 वोट मिले हैं और जिस व्यक्ति को 87 की लहर नहीं हरा पाई, उस व्यक्ति के परिवार को अगर कांग्रेस के परसेंटेज वाइज देखें, जो कांग्रेस का स्टैंडर्ड परसेंटेज है, उससे कम वोट मिल रहा है। इससे संजय भाटिया की बात में कुछ दम लग रहा है। मुकेश टुटेजा को 11 वोट और सुरेश मित्तल INLD 22 वोट। प्रदीप जी, आप भी कह रहे थे कि INLD के बारे में रिसर्च करना पड़ेगा, उसको एक्स्ट्रा वोट आ रहे हैं, कहीं ना कहीं से कुछ एक्स्ट्रा है, उस एक्स्ट्रा पे चर्चा करेंगे। नरेश जैन
INLD 14 वोट, संजय भाटिया 16 वोट, सुरेंद्र रेवाड़ी 5 वोट और गजेंद्र सलूजा 6 वोट, प्रमोद विज 3 वोट, डॉक्टर नरेंद्र BSP 3 वोट और धर्मपाल गुप्ता 5 वोट, अदर्स 2 वोट। 5, 2, 3 की संख्या लगती है जैसे बहुत कम वोट है। हम वोट वैल्यू के हिसाब से आखिरी राउंड में बता देंगे कि किसको कितने हजार वोट मिले। मुमताज। मनोज जी, इसी बीच एक खबर हमें मिल रही है, इनेलो को एक और झटका लगा है सूबे में। हम लगातार बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि टिकटों की घोषणा के बाद इनेलो में बगावती स्वर तेज हो गए हैं। उमेश सिंह पातुआस पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे बाढ़ा से, और हिसार में उमेद लोहान ने जिला प्रधान पद से इस्तीफा दे दिया। अब एक और खबर मिली है, सीमा गैबीपुर ने इस्तीफा दिया है, निर्दलीय चुनाव लड़ सकती है। इनेलो नेता है, नाम है उनका, अपने इलाके में प्रदेश कार्यकारिणी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उकलाना से चुनाव लड़ना चाहती थी। ये तो हमें इनेलो से रिएक्शन लेना पड़ेगा कि सीमा गैबीपुर इनेलो की नजर में कितनी बड़ी नेता है। हालांकि इनेलो ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया और काफी सीटों से इस तरह से बगावत के सुर नजर आ रहे हैं। हम अपने मेहमानों से शो के अगले दौर में जनता बोलेगी पूरा तोलेगी में इनेलो पे जिक्र करेंगे कि उनका एक्सपेरिमेंट सफल होगा या असफल होगा। देश में दूसरी पार्टियों ने भी इस तरह के जब एक्सपेरिमेंट किए हैं तो वो सफल हुए हैं या असफल हुए हैं, हम दोनों अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे। फिलहाल मेरे पास 5वां राउंड है, 5वां और फाइनल राउंड, इसको 6 राउंड को टोटल करके भी बोल सकते हैं और 5वें राउंड को अलग से बोल के फिर 6 भी एक साथ ले सकते हैं। 5वें राउंड में वीरेंद्र शाह GT रोड संकेत दे रहा है कि बीजेपी दस्तक दे रही है GT रोड पे। 10 वोट मिले 3190 और इस बार उनके अजीज मुकेश टुटेजा को 1 वोट ज्यादा मिला है, उनको 11 वोट मिले हैं 3509। सुरेश मित्तल INLD 14 वोट 4466। नरेश जैन एडवोकेट को भी 14 वोट मिले हैं 4466। हरियाणा में हर पार्टी में नई लीडरशिप पैदा हो रही है, वोट स्प्लिट हो रहा है लेकिन मिल सबको रहा है। बहुत कम ऐसे दुर्भाग्यशाली लोग हैं जिनको वोट नहीं मिला होगा। एक बहादुरगढ़ से थे जहां तक मुझे याद है 0 रहे थे। संजय भाटिया BJP 24 वोट, सुरेंद्र रेवाड़ी 7 वोट, गजेंद्र सलूजा BJP 3 वोट और प्रमोद विज BJP 0 और डॉक्टर नरेंद्र BSP 2 और धर्मपाल गुप्ता को अच्छे वोट मिले इस बार 12, अदर्स 3 और टोटल वीरेंद्र शाह बुल्ले शाह 96। 500 से अगर 96 को भाग करते हैं तो 19% वोट मिला है। पिछली दफा 38% वोट लेके जीते थे, आधा वोट हो गया है। और अगर मुकेश टुटेजा का भी जोड़ दें तो 135 बनता है, यानी 23% वोट 8-10% वोटों का मोटे तौर पर घाटा। टोटल वोट वैल्यू वीरेंद्र शाह बुल्ले शाह की 30,624 96 वोट के साथ, मुकेश टुटेजा की 39 के साथ 12,441। फिर भी कांग्रेस की टिकट के लिए पानीपत की जनता की पहली पसंद बुल्ले शाह या बलवीर पाल शाह परिवार। सुरेश मित्तल 82 वोट INLD अपनी पोजीशन को ठीक ठाक बचाए हुए हैं। पिछली दफा 23% वोट आए थे, अब भी उनको टिकट के हकदार के हिसाब से अच्छे वोट आए हैं। INLD में पहली पसंद उनके दूसरे साथी नरेश जैन एडवोकेट को 48 वोट। INLD की टिकट के लिए नरेश जैन दूसरी पसंद। संजय भाटिया BJP 55 वोट, सुरेंद्र 105 वोट। पहली पसंद सुरेंद्र और दूसरी पसंद संजय भाटिया। थोड़ा सा अजीब लग रहा है। गजेंद्र सलूजा 18 वोट, प्रमोद विज 7 वोट और डॉक्टर नरेंद्र BSP 12 वोट, धर्मपाल गुप्ता 27 वोट और अदर्स टोटल 9 वोट। वोट वैल्यू के हिसाब से 30,624 बुल्ले शाह, 12,441 मुकेश, 26,158 सुरेश मित्तल, नरेश जैन 15,312, संजय भाटिया 17,545, सुरेंद्र 33,495, गजेंद्र सलूजा 5,742, प्रमोद विज 2,233, नरेंद्र BSP 3,828 और धर्मपाल गुप्ता 8,613, अदर्स 2,871 और 638। 500 राउंड का नतीजा और टोटल वोट वैल्यू। प्रदीप जी क्या कहेंगे, GT रोड बेल्ट की पहली सीट? प्रदीप जी
वापस आकर हम चर्चा करेंगे इस पर। एक ब्रेक का वक्त हो गया अभी। ब्रेक से लौटने के बाद पहले सर्वे के 5 राउंड्स पर भी चर्चा करेंगे और ये भी जानेंगे कि कैसे पानीपत सिटी की जनता बोलेगी, पूरा तोलेगी, जिससे अंदाजा होगा पानीपत सिटी की जनता की पसंदीदा पार्टी कौन सी है और साथ ही उनका पसंदीदा सीएम कौन सा है। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। देश की खातिर अन्न बचाते अपने किसान हैं, दुनिया में नाम कमारे हमारे पहलवान हैं, सेना में 10वां सैनिक हमारा जवान है, आधुनिकता में भी छू रहने आया, पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान, पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान, चाहे खेती हो खेल या जंग का मैदान, सबसे आगे हरियाणा, सबसे ऊपर हरियाणा, नंबर 1 है हरियाणा जी, हुड्डा जी का हरियाणा। सबसे ज्यादा कार यहाँ है, बिजनेस और व्यापार यहाँ है, मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर, सड़कों पे रफ्तार यहाँ है, इंटरनेशनल मॉल यहाँ, मजदूर किसान खुशहाल यहाँ है, एलिवेटेड और हाईवे, सड़कों का भी जाल यहाँ है, किसान बने अब सेठ यहाँ, सबसे ज्यादा है रेट यहाँ, ऑनलाइन मंडी सारी मिले घर बैठे अपडेट यहाँ, मुर्रा का यही ठिकाना है और दूध दही का खाना है, पूरे देश में सबसे आगे मेरा नंबर 1 हरियाणा है, पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान, चाहे खेती हो खेल या जंग का मैदान, सबसे आगे हरियाणा, सबसे ऊपर हरियाणा, नंबर 1 है हरियाणा जी, हुड्डा जी का हरियाणा, सबसे आगे हरियाणा, सबसे ऊपर हरियाणा, नंबर 1 है हरियाणा जी, हुड्डा जी का हरियाणा। मेरा बार बार सर्वे करने का मकसद है राजनीति में नए लोगों को आगे लाना, ऐसे लोगों को आगे लाना जो अपनी चौधर की राजनीति नहीं करें बल्कि जनता की चौधर के लिए राजनीति करें। सुन लेने तेरी बात यो मेरी, मिली खुशियों की चाबी, घटी टेंशन बढ़ी पेंशन, मिल रहा नोट गुलाबी, सुन लेने तेरी बात यो मेरी, मिली खुशियों की चाबी, घटी टेंशन बढ़ी पेंशन, मिल रहा नोट गुलाबी। बहुत घना दुख हो जाके पड़ टोटी की मार बुढ़ापे में, अपना बुढ़ापा भूल गई, मिली 1000 लिफाफे में, हुड्डा के काम हमारा, हुड्डा के काम हमारा, बढ़ गया मानिब होगी दूर खराबी, घटी टेंशन बढ़ी पेंशन, मिल रहा नोट गुलाबी। नेक नियत और विकास, इसी में जनता का विश्वास। भाई ईद तक आपने बनाया नेताओं का भविष्य, इस चुनाव में ऐसा नेता पकड़ो जो बनावा मारो भविष्य, और नेता की पहचान यूं करो जिया करे करे सोने की परख, एकदम कर दियो ठीक तो हल्के का विकास होगा पक्का, और छोरन मिलेगी नौकरी, और इनमें होगी थोड़ी सी भी चूक तो फिर 5 साल करना पड़ेगा लंबा इंतजार। भाई मैं तो अपने जीवन के 5 साल को नहीं करूं बेकार। ब्रेक के बाद टिकट का हकदार में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और इससे पहले कि अपनी चर्चाओं को हम आगे बढ़ाएं, एक नजर एक बार फिर से अभी तक की सुर्खियों पर। अवतार सिंह भड़ाना ने कांग्रेस में मचाई खलबली, सोनिया गांधी को भेजा इस्तीफा, एनआरओ में जाने की तैयारी।
बीजेपी हजका गठबंधन को लेकर कुलदीप ने और कड़े किए तेवर। पार्टी सचिव योगेंद्र नाथ का बयान, टूट चुका है गठबंधन। बीजेपी ने कहा गठबंधन चाहते हैं लेकिन बिश्नोई नहीं हो सकते सीएम। इनेलो में टिकटों की घोषणा के बाद बगावती तेवर तेज। उमेद सिंह पातुआस पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ लड़ेंगे बाढ़ड़ा से चुनाव। हिसार में उमेद लोहार ने दिया जिला प्रधान पद से इस्तीफा। टिकट बंटवारे को लेकर प्रदेश बीजेपी में घमासान, कई जगह खुलकर सामने आई गुटबाजी। नेताओं ने जाहिर की अपनी नाराजगी। और हरियाणा भर के सिख कुरुक्षेत्र में होंगे इकट्ठा। गुरुद्वारों पर कब्जे को लेकर बनाई जाएगी रणनीति। झिंडा ने की गवर्नर से मुलाकात। शो में बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले विनोद जी आपसे गुजारिश है कि पानीपत सिटी हलके के दूसरे सर्वे के बैलेट बॉक्स को आप खोलें और इस खोज की भी शुरुआत करें। शुक्रिया विनोद जी। तमाम चर्चाओं के दरमियान लगातार वोटों की गिनती पर नजर भी रखनी है। साथ ही ये भी जानना है हमें कि खोज इंडिया का सर्वे सूबे की हर सीट पर कैसे लोगों की पसंद और पार्टियों की स्थिति साफ कर रहा है। चलिए एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि किस विधानसभा से कौन सी पार्टी बाजी मार सकती है। जिस पार्टी के लिए ग्रीन लाइट जल रही है उसका मतलब है कि इस पार्टी के लिए वो सीट तकरीबन तय है, और येलो लाइट का मतलब है कि वो पार्टी वहां पर अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है, यानी वो पार्टी उस एरिया में, उस इलाके में पीछे जरूर है लेकिन उलटफेर करने का मादा रखती है। इसके अलावा रेड लाइट का मतलब है कि उस विधानसभा सीट पर इस पार्टी की कोई खास पकड़ नहीं है, वहां पर उस पार्टी के लिए खतरा है। आइए एक नजर डालते हैं। जनता ने जो बोला हमने उसे पूरा तोला। अपनी इस खास छानबीन में हम आपको बता रहे हैं कि कौन सी पार्टी रेड लाइट में फंस गई है। रेड लाइट के मायने हैं कि जिसकी रेड लाइट जली है उसका उस सीट से जीतना कांटों भरी राह है। ग्रीन लाइट आपको बताएगी कि उस सीट से पार्टी के लिए जीत का रास्ता आसान है। येलो लाइट के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि कौन कौन सी पार्टी कड़े संघर्ष में फंसी है। ऐसी सीटों में कभी भी उलटफेर हो सकती है। ये देखिए, कांग्रेस को बेरी और बादली सीट से ग्रीन सिग्नल मिल रहा है। मतलब ये है कि इन सीटों पर कांग्रेस काफी बड़ी बढ़त बनाए हुए है और उसकी जीत पक्की मानी जा सकती है। इसके बाद देखें तो अटेली में बीजेपी को भी हरी झंडी मिल रही है, यानी यहाँ से बीजेपी के लिए जीत का रास्ता आसान है। इनेलो को लोहारू, पलवल और पुन्हाना सीट पर ग्रीन सिग्नल मिल रहा है। इसके अलावा अन्य को अभी किसी सीट से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। येलो लाइट की ओर देखें तो वो सीटें जिन पर कांग्रेस और इनेलो एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रही हैं, वो सीटें हैं नारनौल, हथीन, बहादुरगढ़, नूह, फिरोजपुर झिरखा और नांगल चौधरी। जबकि वो सीटें जहां इनेलो और बीजेपी कड़े संघर्ष में फंसी हैं, वो सीटें हैं कोसली और सोहना। रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को टक्कर दे रही हैं और इन सीटों पर कैसा भी फेरबदल हो सकता है। टोहाना विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ के नतीजे सबसे जुदा हैं। इस सीट पर कांग्रेस, बीजेपी और इनेलो के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है और तीनों पार्टियों को येलो सिग्नल मिल रहा है। और बात करें रेड सिग्नल वाली सीटों की तो कांग्रेस के लिए कोसली, अटेली, लोहारू, सोहना, पलवल और पुन्हाना रेड सिग्नल वाली सीटें हैं। बीजेपी के लिए बादली, नारनौल, लोहारू, हथीन, बहादुरगढ़, पलवल, नूह, फिरोजपुर झिरखा और नांगल चौधरी रेड सिग्नल वाली सीटें हैं। इनेलो के लिए रेवाड़ी, बेरी, अटेली, बादली रेड सिग्नल वाली सीट हैं। अन्य के लिए सभी 16 सीटों पर रेड सिग्नल मिल रहा है। सर्वे टीम खोज इंडिया हरियाणा स्पेशल। और चलिए लगे हाथों अब ये भी जान लेते हैं कि आखिरकार पानीपत सिटी की जनता की क्या राय है अपनी पसंदीदा पार्टी और पसंदीदा मुख्यमंत्री को लेकर। तो चुनाव आ रहे हैं तो किसको वोट देना पसंद करोगे? जो उस टाइम जो पार्टी देख के बात हो जाएगी, जो जिसकी लहर दिखेगी, ऐसे कैंडिडेट को वोट देना चाहेंगे जो शहर को इन समस्याओं से छुटकारा दिला सके। उसके बाद पार्टी देखी जाएगी कि पार्टी लेवल पे
क्या काम होता है। इस बार हम मानव बुल्ले शाह को ही वोट देंगे। तो कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। पार्टी को वोट देंगे। चुनाव आ रहे हैं, किसको वोट देना चाहोगे? चुनाव आ रहे किसको वोट देना पसंद करोगे? कमल का फूल। चुनाव आ रहे वोट किसको देना पसंद करोगे? बीजेपी। तो बीजेपी में आपका सब पसंदीदा उम्मीदवार? यूँ तो अशोक भाटिया भी है, रेवड़ी भी है। जो हमारे यहाँ का जो बनना चाहेगा वो हम उसे मुख्य रेवड़ी को बनाना चाहेंगे। चुनाव आ रहे किसको वोट देना पसंद करोगे? बीजेपी। चुनाव आ रहे सर, किसको वोट देना चाहोगे? अब की बार बीजेपी को देना चाहिए। तो बीजेपी में आपका पसंदीदा उम्मीदवार कौन होगा? सुरेंद्र रेवड़ी। तो चुनाव में किसको वोट देना चाहोगे इस बार? चुनाव में देंगे बीजेपी को देंगे। और उम्मीदवार कौन होगा जी आपके? हमारा उम्मीदवार सबसे बड़ा सुरेंद्र रेवड़ी, क्योंकि कांग्रेस वालों ने काम नहीं किया, उसका रिजल्ट भाजपा है। ठीक है जी। तो अब चुनाव आ रहे थे, किसको वोट देना पसंद करोगे? एक्चुअली भाजपा को। ठीक है जी। भाजपा में आपका पसंदीदा उम्मीदवार? ऑल ऑफ अस संजय भाटिया, दूसरा नंबर पे सुरेंद्र रेवड़ी। हम बीजेपी को देंगे। बीजेपी में आपका पसंदीदा उम्मीदवार? चुनाव आ रहे किसको वोट देना पसंद करोगे? बीजेपी को। चुनाव आ रहे हैं तो किसको वोट देना पसंद करेंगे? बीजेपी को वोट देना पसंद है। बदलाव जानना जरूरी है। तो आपने जानी पानीपत सिटी के लोगों की राय अपनी पसंदीदा पार्टी को लेकर और मुख्यमंत्री को लेकर भी। अब चर्चाओं पर वापस आएंगे। ब्रेक पर जाने से पहले विनोद जी, 5 राउंड्स के नतीजे हमारे सामने थे पहले सर्वे के, उन पर आप सभी की प्रतिक्रिया जाननी जरूरी है, आप तीनों का विश्लेषण जानना जरूरी है। चलिए, ब्रेक पे जाने के कुछ फायदे हुए। जब तक जनता बोलेगी, पूरा तोलेगी कि काउंटिंग पूरी होती है, तब तक हम कुछ और चर्चा कर लेते हैं। लेकिन एक मामले में जो मुझे कंफ्यूजन था वो ब्रेक में क्लियर हो गया है। सुरेंद्र रेवाड़ी बोल रहा था, मैं बार बार मैं कह भी रहा था, नाम को लेके कंफ्यूजन है और उनको वोट बहुत ज्यादा आए हैं, उसको लेके भी कंफ्यूजन है। और मुझे ये भी चिंता हो रही थी कि ये पानीपत में रेवाड़ी कैसे घुस गया, रेवाड़ी इधर और पानीपत इधर। बेसिकली ये रेवाड़ी नहीं है, ये सुरेंद्र रेवड़ी हैं और ये पंजाबियों की एक कास्ट है। इनकी पत्नी बीजेपी की टिकट मांग रही है, रोहिता रेवड़ी। वो पार्षद हैं और 90% वोट लेकर जीती हैं। और हमें जो जानकारी मिली है कि हिंदुस्तान में इतने बड़े मार्जिन से जीतने वाला, यानी एक तरफा 1% 90% वोट लेने वाली वो पहली पार्षद है। हैदराबादी हॉस्पिटल के शायद ये ऑनर हैं और फ्री ओपीडी भी करते हैं, यानी जन सेवा के मार्फत। जो हम सोचते हैं कि कुछ लोग जन सेवा के माध्यम से अपने वोट बढ़ा रहे हैं, शायद ये वोट संजय भाटिया से ज्यादा वोट इनको, जो कुछ वोट ज्यादा मिला है, शायद वो जन सेवा का कोई फार्मूला है जिसको ढंग से इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। फिलहाल मेरी प्रतिक्रिया, मेरा क्वेश्चन आपसे, ये जो सर्वे है, ये कांग्रेस पिछली बार 38% वोट लिए थी। इस बार का सर्वे हालांकि दूसरे से मैच करेंगे, पर प्राइमा फेसी इंडिकेशंस क्या आ रहे हैं? देखिए, प्राइमा फेसी इंडिकेशन बहुत साफ है कि अगर रोहिता रेवड़ी के सवाल को हम बीच में केंद्र में रखें कि जो उनका सोशल वर्क है और भारतीय जनता पार्टी के वोट हैं, वो मिल जाने से कॉम्बिनेशन बेहतर बनता है यहाँ पर। और ओरिजिनल खाटी बीजेपी की अगर हम सोच को देखें तो अधिकतम एक चूक यहाँ और भी नजर आ रही है। जी बताएं। पानीपत से हजका का उम्मीदवार ना हो, टिकट मांगने वाला ना हो, ये बात कुछ जमती नहीं। तो हजका यहाँ गायब है, हजम नहीं हो रही है, तो उसका फायदा भी बीजेपी को मिल रहा है। निश्चित तौर पर ये अब कह सकते हैं कि जो गठबंधन की प्रेजेंट पोजीशन है, जो कि आप देखिए कि 70.35% लोकसभा चुनाव में पानीपत में मिला था बीजेपी को 36%। और विधान ऐसे उम्मीदवार जीत गए जो कभी पानीपत में गए भी नहीं थे और जाएंगे भी नहीं, और जो हवा से आए, उड़ते हुए आए और उस लहर पे सवार होकर 2/3 से ज्यादा वोट। हाँ, और ओरिजिनल जो वोट था 2009 में 25.55% बीजेपी का। तो ये जो लहर है, इसका जो कॉम्बिनेशन है, और यहाँ पर भी एक लहर टाइप का दिख रहा है कि सोशल वर्क प्लस पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट, वो 105 बनता है। और अगर ओरिजिनल खाटी भाजपा का इस सर्वे के आधार पे जनाधार देखें तो 82 आ रहा है। और जो बुल्ले शाह साहब हैं वो अभी भी अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। अगर इसको हम माइनस कर देते हैं सोशल वर्क को तो बुल्ले शाह साहब अभी भी, कांग्रेस यहाँ वीक लगती है लेकिन है नहीं, उतनी वीक नहीं है। और दूसरी बात, नहीं, और दूसरी बात, मुकाबला सीधे सीधे नहीं है।
यहाँ पर मुकाबला आईएनएलडी का बीच में भी है। 82 सीट वोट लेकर आईएनएलडी के सुरेश मित्तल यहाँ पर मौजूद हैं और 82 हरियाणा के शहरों में आईएनएलडी के साथ दिक्कत जो है ना, वो पूरे शहर के आउटर से वोट ले आएगी, गांव से नहीं आउटर, शहर के आउटर से भी ले आएगी। पानीपत में तो गांव है ही नहीं, मैक्सिमम आउटर है। और आईएनएलडी को वहां जो वोट भी मिल रहा होगा उसमें एक पक्ष मेवों का होगा, वहां पे मुस्लिम और मेव मतदाता। मेवात के बाद अगर हरियाणा में कहीं मेव मतदाता है या मुस्लिम मतदाता है तो वो पानीपत में, और वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे, या तो कांग्रेस को देंगे या उनकी शिफ्टिंग आईएनएलडी को होगी। नहीं, लेकिन आई जस्ट वांट टू कंप्लीट कि ये जो 82 वोट मिल रहे हैं ये ऐसे नहीं मिल रहे हैं। आईएनएलडी की बात कर रहा हूं। नहीं, मैं आईएनएलडी की ही बात कर रहा हूँ। शहर के अंदर पहुंचती है ना सर जी, शहर के मैं पुराने वार्डों में मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ कि जो 82 वोट हैं, और आपने स्वयं बताया कि आईएनएलडी ने यहाँ की नगर पालिका में थोड़ी एंट्री की है, दस्तक दी है, तो आप उनको आउटराइटली नहीं घोषित कर सकते कि सिर्फ बाहरी वोट लेते हैं, अंदर के नहीं। ये उम्मीदवार पे डिपेंड करता है। मान लीजिए कोई खाटी पंजाबी वहां पर आया जिसका अपना भी जनाधार हो, इस रेवड़ी टाइप के सज्जन जो हैं, उस तरह का कोई सोशल वर्क का आदमी निकल आए तो उसके लिए भी जगह बनती दिख रही है। देखिए, आईएनएलडी को शहर की सीटों पे ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगर इनको कोई अंदर की ऑक्सीजन मिलेगी, यानी हरियाणा में अग्रवाल वर्सेस पंजाबी का भी शहरों में इशू हो जाता है। अगर आईएनएलडी पंजाबी लीडरशिप से भी कुछ वोट ले ले और कैंडिडेट बेशक ये भी हो, तो आईएनएलडी फाइट में नजर आएगी। अदरवाइज मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि अल्टीमेट फाइट जो है वो बीजेपी और कांग्रेस में रहेगी। अजय कुछ कहना चाहते हैं? अभी बात ही कंप्लीट नहीं हो पा रही है, इसलिए कंप्लीट नहीं हो पा रही कि 2009 के असेंबली के परसेंटेज देखिए कि बीजेपी और इन लोग के बीच में मात्र 2.26% का डिफरेंस सर है। मेरे पास जनता बोलेगी पूरा तोलेगी का पहला राउंड आ गया और बहुत ज्यादा कंट्राडिक्शन है, हमारी सारी बहस ही खत्म हो जाएगी। अजय जी बोल रहे, अजय जी हाँ, मैं एक चीज कहना चाहता था। अगर मैं सारे कैंडिडेट के वोट को काउंट कर लूं तो बीजेपी के 185 वोट आए, यानी 37%। कांग्रेस के 135 अगर बीजेपी के 11 कैंडिडेट का नाम डाल दो तो ये 200-250 भी हो सकते हैं। जितने कैंडिडेट का नाम डालोगे उतना वोट बढ़ता है। 37% और 70 मिले हैं इसको लोकसभा में। वही मैं कह रहा हूं, लोकसभा से बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। लोकसभा में 70% आया, 70.36 और अभी 37 पर आ गई, यानी सारों को जोड़ने के बाद नीचे आ गया वो, मतलब लहर और उसी परसेंटेज में हम बोले हैं कांग्रेस और ये लोगों के बीच में सिर्फ 1% का अंतर है, 27 और 26%। नशा उतर रहा है और जनता बोलेगी पूरा तोलेगी में नशा बिल्कुल उतर गया है। वही देखना होगा। एकदम कंट्राडिक्शन है पहले राउंड में, हालांकि कम से कम 3 राउंड का इंतजार करना पड़ेगा। बीजेपी को पहले राउंड में केवल 9 वोट, 2871 वोट वैल्यू, और कांग्रेस बलवीर पाल शाह का किला बतौर पार्टी की पॉपुलैरिटी में काफी स्ट्रांग लग रहा है। जो मैं पहले बोल रहा था कि कमजोर हो रहा है। अगर पहले राउंड में 50 वोट हैं, कहते शेर के आने का अंदाज ये है तो अंजाम क्या होगा, दहाड़ कैसी होगी है 50 वोट 15,950। आईएनएलडी 36 वोट 11,484। हजका को कोई वोट नहीं। बीएसपी 2 638 और अदर्स 3 957। पहला राउंड, लेकिन पहले राउंड पे मैं टिप्पणी नहीं लूंगा क्योंकि टिप्पणी कई बार चेंज हो जाती है मुमताज। तो मेरा एक सवाल चल रहा था, मुमताज ने अभी कहा था कि इनेलो में बगावत जी, और एक लंबी फेहरिस्त है मेरे पास। जब क्या से कौन बताइए? बिल्कुल जरूर बताना चाहेंगे। रेवाड़ी से उम्मेद सिंह पातुवास पार्टी छोड़ अपनी पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। इनेलो ने जब से टिकटों की घोषणा की है 62 सीटों पर। हिसार से उमेद लोहान जिला प्रधान पद से इस्तीफा दे चुके हैं। उकलाना से सीमा गैवीपुर भी इस्तीफा दे चुकी हैं, निर्दलीय लड़ सकते हैं ये भी चुनाव। हिसार से ही अशोक पुनिया युवा अध्यक्ष हुआ करते थे, इन्होंने भी इनेलो से बगावत कर दी है। सवाल मुमताज यहाँ पैदा होते हैं। पलवल से कत्याल छोड़ गए, हथीन में भी हल्की फुल्की बगावत, भवानी खेड़ा में भी बगावत, और घरोंडा से पूर्व विधायक रही हैं रेखा राणा, उन्होंने भी लोहारू में बगावत, घरोंडा में बगावत और हिसार से भी बगावत। हिसार की बगावत और बाकी शहरों की बगावत में अंतर है, मैं दोनों पे चर्चा करूंगा। पहला सवाल ये रहेगा कि क्या इनेलो ने आज तक ऐसा नहीं किया कि टिकटें 2.5 महीने पहले अनाउंस कर दी हों।
एक एक्सपेरिमेंटल इशू था कि एक बार 2.5 महीने पहले टिकटें अनाउंस करो। क्या इनेलो को जो रिएक्शंस आ रहे हैं, ये सौदा घाटे का होने जा रहा है या फायदे का? अजय जी पहले देखिए, ये एक्सपेरिमेंट जो शुरू हुआ था, भाजपा ने बहुजन समाज पार्टी ने शुरू किया था, ये करती थी, तो कहीं ऐसा भी हो गया था साल भर पहले भी अनाउंस कर दिया जाता था। जी हाँ, सपा वगैरह ने। इसका फायदा मुझे लग रहा है कि हुआ था, इनिशियली फायदा हुआ था। जैसे बसपा का तो वो था ना कि रिश्ता पहले कर दो, मुकलावा चुनाव के टाइम करेंगे। जी हाँ। तो लेकिन उसके बाद ये दिखने लग गया कि इसमें बहुत ज्यादा वक्त देने से जो आपको एक फायदा हो रहा था कि आपके कैंडिडेट जो है जनता के बीच जाकर एस्टेब्लिश हो सकते हैं, उनको पूरा टाइम मिलता है, मौका मिलता है। लेकिन इसका दूसरा भी असर होता है कि वो जो चुनाव के पहले एक माहौल बनता है, वो समय तक ठंडा हो चुका था। आपने 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने। अजय जी एक बात याद आ गई, इन्होंने तो केवल कैंडिडेट अनाउंस किए हैं। एक पार्टी ऐसी है जिसने कहा है कि मैं अपना मंत्रिमंडल ही पहले अनाउंस कर रहा हूँ। समस्त भारतीय पार्टी ने अखबारों में विज्ञापन दिया कि जी मेरा, अगर मैं जीतता हूं तो मेरा मंत्रिमंडल ये होगा। लेकिन उसमें एक सूचना ये है कि समस्त भारतीय पार्टी जो है उसमें उसके चेयरमैन के अलावा कोई दूसरा टिकट का दावेदारी नहीं है। टिकट के दावेदारों की कमी है। फिलहाल इनेलो को ये एक्सपेरिमेंट महंगा पड़ेगा या फायदा? मुझे लग रहा है कि महंगा पड़ेगा। इमैच्योरिटी है कि उनको देखना था कि क्या हरियाणा की जनता, हरियाणा के नेता इस के लिए तैयार है या नहीं। मुझे लग रहा है हरियाणा की जनता और नेता तैयार नहीं थे। उसका साफ आपको दिख रहा है कि इन लोगों के अंदर कि सबको ये लग रहा था सडनली कि इन लोगों की सरकार बन जाएगी। सरकार बन जाएगी तो मैं क्यों पीछे रह जाऊं? मुझे अगर टिकट नहीं देगा, मैं भी रथ पर सवार होना चाहता हूं, मैं क्यों पीछे रह जाऊं? मैं क्यों पैदल चलूं? अजय जी, लेकिन एक बेनिफिट, एक फायदा ये भी तो हो सकता है इतना वक्त पहले टिकट अनाउंस करने का कि इनेलो को डैमेज कंट्रोल का भी वक्त ज्यादा मिल जाएगा, जो लोग बागी हो रहे हैं उन्हें मनाने का भी वक्त ज्यादा मिल जाएगा। मुझे नहीं लग रहा है मनाने की इसमें कोई अभी कवायद चल रही है। वही वो इंटरेस्टिंग चीज है। मनाने के लिए आपको वो गुण चाहिए जो चौधरी देवीलाल करते थे। किसी के घर चले गए, वहां हुक्का पी लिया, चाय पी लिया, वो जो बागी बन गया उसको बना लिया, पटा लिया। यहाँ पर जो इन लोग अभी जो नेता है उनमें अकड़ दिख रही है, एरोगेंस दिख रहा है। जो जा रहा है जाने दो, ये बहुत ही खतरनाक सिंड्रोम है। जो जा रहा है जाने दो, यानी आप अकड़ में आ गए। तो पॉलिटिक्स अकड़ से नहीं चलती, पॉलिटिक्स प्रेम से चलती है। हर एक को पता है कि हरियाणा में आप कोई भी पार्टी 90 आपके कैंडिडेट होंगे, अब मांगने वाले 900 होंगे, तो यानी उसमें आपको 800 से ज्यादा लोग, 810 लोग आपके नाराज हो जाएंगे। उनको कैसे पटाना है वो आर्ट है पॉलिटिक्स का। ये इन लोग की जो भी नई जनरेशन है उनके पास ये भी है और दिक्कत और भी है। फिलहाल प्रदीप जी आपकी राय, और फिर उमेद लोहान पे भी चर्चा करेंगे और एक चर्चा और भी करेंगे। देखिए, इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात अजय जी की बात से निकल के आ रही है कि राजनीति अकड़ से नहीं चलती, राजनीतिक दल पार्टियां अकड़ से नहीं चलती है। तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या राय रखी जाए? ये अकड़ नहीं है। लिखित समझौता करने के बाद आप क्या कर रहे हैं? तो अजय जी इस बारे में प्रकाश डालें, फिर मैं इसमें आता हूं। दो पार्टनर्स के बीच में अंतर होता है। ये 2 पार्टनर थे, लेकिन यहाँ पर आपके पार्टी के वर्कर हैं, वो आपके बच्चे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बारे में राय लेनी हो तो या तो मैदानता जाइए, ओम प्रकाश चौटाला से राय लीजिए, उनका अनुभव पूछिए, या बंसीलाल जी स्वर्गवास में चले गए, या उनका पीछा कीजिए। विनोद जी, इसमें आते हैं कि जो 62 सीटों के टिकट अनाउंस हुए हैं आईएनएलडी पर, और जिन 5-6 जगहों पे बगावत हुई है, उसमें जो लीडरशिप है वो बहुत नीचे वाली है। मतलब सेकंड लाइन की। सुभाष कत्याल नीचे की लीडरशिप नहीं, मतलब नहीं, ठीक है। तो आप देखिए ना, सीमा है और दूसरे 3 से जो हैं, तो ये एक सेकंड लाइन की लीडरशिप है। और जब भी कोई पार्टी, कोई नई हवा चलती है, मैं ये नहीं मानता हूं कि अभी हम इस बात को कैसे कह सकते हैं कि अभी भी जो आईएनएलडी की लीडरशिप है वो एरोगेंट है। उसमें नई युवा पीढ़ी ने इमर्ज किया, उसके तौर तरीके बदल रहे हैं, उसके सलीका बदल रहा है, वो पूरा इलेक्शन मैनेजमेंट। ये शायद वो जो बदलती हुई इनेलो है उसी का परिणाम है कि उन्होंने एडवांस में टिकट दिया। और मैंने मैंने भी पहले भी कहा था जब इन्होंने टिकट घोषित किए थे कि अब उनके पास पूरा स्पेस है बातचीत करने का। अभी उन्होंने शुरू नहीं किया, अभी सारा देख लेते हैं कि सौदा क्या क्या है, कहां है, और फिर बातचीत भी कर सकते हैं और धमका भी सकते हैं। दोनों बात। अगली 28 सीट पर क्या होने वाला है? क्यों 28 सीट उन्होंने घोषित नहीं किया? क्या उनको डर लगता है कि वहां और भी बगावत हो सकती है? नहीं, इसलिए नहीं किया। वो बड़े बड़े नेता कौन सा आएगा, उस तरह की सेटिंग होगी। सीटें अलग तरीके से फंसी हुई है। आप मेरे से एक सीट पूछोगे तो मैं बताऊंगा कि महेंद्रगढ़ में रामविलास की इंतजार हो रही है, उसके खिलाफ किसको कैंडिडेट उतारा जाए। नुहू में कुछ और इंतजार हो रही है, मतलब वो अलग है, उसमें अलग बड़े लीडर्स कहाँ लड़ने वाले हैं, मुख्यमंत्री वाले कहाँ किसको। लेकिन प्रदीप जी ने कहा कि नई पीढ़ी इमर्ज कर रही है इनेलो में, उसका जो बदलता हुआ स्वरूप है ये उसी का परिणाम है।
और जो लोग इनेलो को छोड़ रहे हैं वो भी नई पीढ़ी की सेकंड क्लास है, यानी सेकंड टाइप की लीडरशिप है। मैं आपको बता दूं कि सेकंड टाइप की लीडरशिप भी अब खतरनाक होती जा रही है। कोई व्यक्ति अब 5 साल इंतजार नहीं करना चाहता, अपनी उम्र 5 साल खराब नहीं करना चाहता। जो नए लोग आ रहे हैं वो कह रहे हैं 25 साल टिकट की वेट नहीं करेंगे कांग्रेस में, लेकिन विनोद जी एक वेट सवाल, नहीं सवाल करेंगे, यही सवाल एक बार पंगा लेंगे नहीं एक तो सवाल यही कि दूसरा एक पार्टी एक ही टिकट देगी ना, कितने लोग पंगा नहीं लेंगे? और ये काम हो सकता था जब आखिरी में भी टिकट देते तब भी होता, लेकिन अब जो जिस आदमी को टिकट मिली है वो इनको मनाने में, समझाने में और अपना नेटवर्किंग करने में टाइम मिलेगा। आपको ध्यान होगा, हमने लास्ट वीक कहा था कि इस बार बीजेपी चौटाला के घर के बाहर वारंट अफसर की तरह बैठी है कि आप टिकटें डिक्लेयर करो और जिनको नहीं मिल रही उनको हम लेके जा रहे हैं। ठीक है। और यही हो रहा है और यही होगा। और एक अभी और ज्यादा इस्तीफे भी इसलिए भी आएंगे। एक जो नई सूचना आ रही है कि लगभग लोग मान चुके हैं कि हज का भाजपा का समझौता टूट रहा है और 90 टिकटें मैदान में और आ रही हैं। जो इंडिपेंडेंट लड़ना चाह रहे हैं वो कहेंगे चलो 7-8% ही सही, कुलदीप के पास 12% ही सही, उसका तो फायदा उठाएं। तो एक स्कोप रहेगा सबको कुछ ना कुछ। मुमताज, विनोद जी, बीजेपी ने यही लोकसभा में भी किया, जो कांग्रेस से नाराज होकर गए उन्हें बीजेपी ने टिकट दी और उसका फायदा भी उन्हें मिला। 5 जी, 7 में से 5 कांग्रेसी। जी हाँ विनोद जी, अगर अगले राउंड के नतीजे आपके पास आए, बीजेपी का हम ओब्लिक में कांग्रेस कर दें, बीजेपी ओब्लिक कांग्रेस, या इस सीट नहीं ओवरऑल जो बीजेपी जो कर रही है उसको ब्रैकेट में लिख दे, बीजेपी ब्रैकेट में कांग्रेस। वो तो देखिए बीजेपी जो है अब कांग्रेस की ए टीम बन चुकी है, बी टीम नहीं है, ए टीम बन चुकी है। तो सारी कांग्रेस बीजेपी में जा रही है। विनोद जी, अगर अगले राउंड के नतीजे आपके पास हैं तो दूसरा राउंड भी आ गया और उमेद लोहान एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। नंबर 2 राउंड, बीजेपी ने अपनी पोजीशन पिछले राउंड के मुकाबले में सुधारी है। 21 वोट 6,699 और कांग्रेस ने अपनी पोजीशन पिछले राउंड के मुकाबले में थोड़ा डाउन की है, लेकिन बीजेपी से आगे है। 35 वोट 1,11,165 वोट वैल्यू, INLD 29, 9,251, हज का 0, बसपा 5, 1,595, अदर्स 9, 2,871 और नोटा 319। 2 राउंड चर्चा तीसरे राउंड के बाद जारी करेंगे। लेकिन मुमताज जी, मेरा एक सवाल बाकी था, आप अगर कहें तो उस सवाल को भी मैं कंप्लीट कर दूं। जी जरूर। उमेद लोहान अजय जी ने पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है, उन्होंने पार्टी अध्यक्ष जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। पहले राउंड में इसको किस रूप में लें? क्या वो पार्टी छोड़ना चाहते हैं या पार्टी को कोई इशारा कर रहे हैं? और दूसरी बात, उमेद लोहान इंडियन नेशनल लोकदल की टॉप लीडरशिप के पारिवारिक सदस्य हैं, वो आम वर्कर नहीं है, वो पारिवारिक सदस्य हैं। क्या माना जाए इसको? देखो, पार्टी को एक सिग्नल दे रहे हैं, ये इनडायरेक्ट धमकी कहते हैं, आर्म ट्विस्टिंग कहते हैं कि मैं अभी ये कर रहा हूँ वो भी कर सकता हूँ, मुझे मनाना है तो मना लो, नहीं तो मैं चली, वो वाली बात है। उमेद लोहान पारिवारिक सदस्य हैं। जी, मुझे पता है कि वो पारिवारिक सदस्य हैं और बहुत घने रिश्ते हैं इस परिवार के साथ उनके। वो इतने नाराज हो गए कि पार्टी छोड़ देंगे? छोड़ भी सकते हैं, लेकिन राजनीति में तो पिता और पुत्र के बीच में युद्ध हो जाता है। सत्ता के लिए पुत्र पिता की गर्दन कलम कर देता है, तो ये तो जिला अध्यक्ष नहीं, इनेलो के अंदर कोई सत्ता संघर्ष की खुशबू तो नहीं आ रही है? ये बहुत बुनियादी सवाल उठाया है। इनेलो फैमिली में ना भूले कि पहले भी हो चुका है कई बार बिटवीन द पार्टीज। जी हाँ, नहीं, 2 भाइयों के बीच में अलग अलग रास्ते पर चल चुके थे, रंजीत और ओम प्रकाश चौटाला अलग रास्ते पर चल चुके थे। जी हाँ, प्रताप, तो पहले भी यहाँ पर हो चुका है, तो अभी भी हो सकता है, ऐसी संभावना बन सकती है, क्योंकि ये कहीं पर तो साफ लग रहा है कि अजय चौटाला का जो था फैक्शन, उसको कहीं पर किनारे किया जा रहा है, आइसोलेशन महसूस कर रहा है। लेकिन एक चीज और है, लेकिन मैंने ये देखा है कि इस बार टिकटें बड़े रैशनल तरीके से दी गई है, विनिंग कॉम्बिनेशन बनाया गया। अंदर सत्ता संघर्षों को ये मान ले कि उसके कैंडिडेट ज्यादा हो गए, मेरे कम हो गए, अलग बात नहीं है। लेकिन एक बड़ी पर जो मैंने कांग्रेस के एक व्यक्ति से बात की, जब लिस्ट आई तो मैंने कहा कि बताओ आपको ये लिस्ट कैसी लगी। कांग्रेस माइंडेड व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि पहली दफा शायद बड़ी रैशनल तरीके से इंडियन नेशनल लोकदल ने
टिकटों का बंटवारा किया है। देखिए विनोद जी, इसमें मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो अजय वर्सेस अभय का मामला है, हो सकता है नहीं, मैं इसमें ये बात कहना चाहिए, एक अंदरूनी स्ट्रगल होगा जो बाहर नहीं दिख रहा है, नंबर 1। नंबर 2 कि इनके अंदर एक मिनिमम एग्रीड प्रोग्राम होता है ना कि भैया पहले सत्ता तो ले लो, जी फिर लड़ लेंगे, बाद में लड़ लेंगे। अभी सत्ता नहीं, अभी यहीं पर लठ बजा लेंगे तो जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। तो ये दोहरी अंडरस्टैंडिंग है। हम पॉलिटिकल एनालिस्ट तो हमेशा फचड़े को देखते हैं कि कहाँ फचड़ फंस गया है, लेकिन उसके दूसरे पक्ष को हम लोग विश्लेषित नहीं करते हैं। तो मुझे जो लगता है कि ये जो इनर स्ट्रगल है, सा इशारा है और यहीं थम जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। आपकी ऑब्जर्वेशन। और तीसरा राउंड मुमताज जी बताइए। तीसरे राउंड के नतीजे हम लेंगे विनोद जी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया। यहाँ पर ब्रेक से लौटेंगे तो हमारी दिलचस्प चर्चा भी जारी रहेगी और पानीपत सिटी हल्के के सर्वे के तमाम नतीजे भी लगातार आपके सामने पेश करते रहेंगे। एक और छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं इसे खास पेशकश के साथ। 4 5 6 पंजे 30। दिमाग तो हवाई जहाज है तेरा। नाना राकेट। हाँ रॉकेट। राकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले। मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार? खुले में शौच करेगी, उस पे मंडराएंगी मक्खियाँ, फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने पर बैठ उसे दूषित करेंगी और मुन्नी को बीमार। घर में शौचालय बनवा और इस्तेमाल कर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। खे गे घेड़े ने पढ़ लो, पढ़ लिख के थम आगे बढ़ लो, बिना पढ़े इब कोई रहे ना, पाके शिक्षा शिखर पर चढ़ लो। अरे नसीब है, तू आजकल बड़ी बात की पढ़ाई लिखाई पर जोर दे रहा है। भाई जिंदगी में बदलाव 2 चीजें आया करे, एक तो मेहनत और दूसरी शिक्षा। मेहनती तो हम सदाते रहे सा, हाँ शिक्षा में थोड़ी सी कमी रहा करती, क्योंकि स्कूल की महंगी फीस भरने का हमारा ब्योत तो था नहीं, बस पीढ़ी दर पीढ़ी मजदूरी करे जाया करते। पर भाई हमारी इस कमी का समाधान करे हरियाणा सरकार ने। सरकार ने हमारी मजबूरी और हमारे बड़का की शिक्षा की जरूरत समझी और प्रदेश में इसी बढ़िया योजना लागू करी कि खर्चा होने के बजाय कमाई होने लगी। अरे वाह क्यों कर नसीब भाई, आज हरियाणा में अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग ए और गरीबी रेखा तक नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के बड़का ने हर महीने 600 रुपया का वजीफा दे रही है हमारी हरियाणा सरकार। हाँ, यह वह स्कीम है भाई जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है और यह पूरे देश की एक अनोखी स्कीम है। रे देश देश में नहीं, यह स्कीम तो पूरी दुनिया में अनोखी है। मेरा बार बार सर्वे करने का मकसद है राजनीति में नए लोगों को आगे लाना, ऐसे लोगों को आगे लाना जो अपनी चौधर की राजनीति नहीं करें बल्कि जनता की चौधर के लिए राजनीति करें। नेक नियत ते राज चला रहा, जनता में विश्वास जमा रहा। नेक नियत ते राज चला रहा, जनता में विश्वास जमा रहा। चमके घना विकास करा रहा, देश में अपना नाम कमा रहा। चमके घना विकास करा रहा, देश में अपना नाम कमा रहा। मेहनत करके हरियाणा ने, मेहनत करके हरियाणा ने शिखर पे ल्यारा से, शिखर पे ल्यारा से। हमारा सीएम, हमारा सीएम, हमारा सीएम साहब भूपेंद्र हुड्डा दिल पे छाया से। हमारा सीएम साहब भूपेंद्र हुड्डा दिल पे छाया से। नेक नियत और विकास, इसी में जनता का विश्वास। ब्रेक के बाद टिकट का हकदार में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और विनोद जी तैयार हैं, इधर हमारे इलेक्शन ऑफिसर्स ने तीसरे राउंड की गिनती भी पूरी कर ली है। विनोद जी नतीजे बताएं। तीसरा राउंड फिर जीटी रोड दस्तक दे रही है, इशारा कर रही है कि बीजेपी का वोट परसेंटेज काफी बढ़ रहा है। पहले 2 राउंड में बीजेपी डाउन थी और मुझे शक हुआ कि शायद पहले और दूसरे सर्वे में काफी कॉन्ट्राडिक्शन होगा।
और मुझे हमेशा डर लगता रहता है कि कोई सर्वे खुदा ना करे कि गलत हो, किसी के साथ नाइंसाफी हो। हर बार मेरी कोशिश रहती है कि सर्वे बिल्कुल ठीक हो और ठीक जाए। बीजेपी 45 वोट 14,355, आईएनसी 18 वोट 5,742, आईएनएलडी 35 वोट 11,165। हजका का खाता पानीपत में नहीं खुल रहा है। हालांकि पानीपत भजनलाल का प्यारा सिटी रहा है, फिर भी वोट नहीं मिल रहा है। इसकी वजह जानने की कोशिश करेंगे। बीएसपी 1 319, अदर्स 1 319 और नोटा 0। 3 राउंड। प्रदीप जी की प्रतिक्रिया और फिर उमेद लोहान का इशू और झिंडा का गवर्नर के पास जाना क्या गुल खिलाएगा, इन सारे इश्यूज पे चर्चा करेंगे। फिलहाल 3 राउंड पे देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि हजका को जो वोट नहीं मिल रहा है, आपने जब कहा था कि हजका के कैंडिडेट नहीं है इसमें, तो अब पार्टी के रूप में रखा है, तो 0-0 वोट आए हैं तीनों राउंड में। ये साफ संकेत है कि वहां के लोग होशियार हैं, समझदार हैं, मान चुके कि ये जो बीजेपी कोटे की सीट है, हजका को नहीं मिलेगी। हजका के यहाँ पर वोट देने का मतलब है वोट को जाया करना। तो जो हजका और बीजेपी गठबंधन में विश्वास करते हैं, तो जो बीजेपी को वोट मिल रहा है यहाँ पर, वो उसमें हजका के वोट भी शामिल, ऐसा मतलब ये इंडिकेट कर रहा है। सिटी है जहाँ पे डॉलर आते हैं, तो डॉलर वाले लोग ये भी जानते हैं कि ये सीट अगर समझौता रहा भी तब भी बीजेपी की है, इसलिए हजका को वोट देना निरर्थक है निश्चित तौर। अजय जी बिल्कुल सही बात है। मुझे साफ इसमें लग रहा है कि उन्होंने मन बना लिया है। वही नहीं, एक और होता है जो आपने कहा, एक्सपोर्टर्स जो होते हैं वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के मेंबर बन जाते हैं जी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से घूम के आते। जी हाँ, तो वो नेशनल पार्टी को ज्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि हम बीजेपी के हाथों में ज्यादा सुरक्षित हैं, सेफ हैं। और जैसे आपने कहा, डॉलर की कीमत बढ़ने से उनका फायदा हो रहा है, तो उनके तो बल्ले बल्ले हो रखे हैं। कैसे फायदा हो रहा है? डॉलर की कीमत बढ़ने से मेरा तो नुकसान हो रहा है, आपका भी हो रहा है। देखिए, लेकिन एक्सपोर्टर को कैसे फायदा हो रहा है? देखिए, एक्सपोर्टर को फायदा ऐसे है कि आपकी कीमत है $100 की, आपकी मान लो एक कालीन बिक रही है, तो $100 के पहले आपको मिलते थे 4,800 रुपए, अब आपको मिलेंगे 600 रुपए, 6,000 रुपए, 6,000 रुपए, यानी तो ये आपको फायदा हो गया। तो पानीपत एक ऐसा शहर है जिसको डॉलर के भाव बढ़ने का फायदा है। जहां पर इंपोर्टर्स हैं उनको नुकसान है। मोदी कह रहे हैं कि डॉलर के भाव घटाएंगे, तो फिर पानीपत वाले मोदी को वोट कैसे देंगे? नहीं, उसी तरह से रिलेट करते हैं। नहीं, दूसरी तरफ ये भी खबर है कि डॉलर की कीमत, रुपया डॉलर की कीमत ये कहीं पर जाकर 70-75 पे जाके फिक्स होगा। 70-75 रुपए पे डॉलर फिक्स होगा। ये बड़ा हाइपोथेटिकल नहीं, मैं इसको नहीं मानता। और इसको जब क्या कहते हैं कि आप देखिए कि पेट्रोल का जब मामला चला था, युद्ध की स्थितियां बन गई थी, तो डॉलर बहुत बुरी तरीके से छाछा इराक अगर हमें तेल में सब्सिडी दे दे, कच्चे तेल में इंडिया को दोस्ती बढ़ा ले, तो हम डॉलर को कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं, देखिए ये बड़े हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, बड़ी विचित्र है। जो भेज रहा है वो उसकी तो बल्ले बल्ले है, लेकिन जो इंपोर्ट कर रहा है, जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहा है, उसको घाटा हो रहा है। तो एक स्टैंडर्ड रूप से क्या कहते हैं कि हमें डॉलर को फिक्स करना होगा, और डॉलर अब लगभग अपने उसमें 60, 58, 62 के बीच में ही रहने की उम्मीद है। और ऐसा कहीं संकेत भी। और अजय जी, क्योंकि गल्फ कंट्रीज को देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जर्नलिज्म भी करते हैं, 70-75 की खबर आपको कैसे समझ आ रही है? नहीं, ये अखबारों में छपा हुआ है। वो विश्लेषक जो हैं वो बोल रहे हैं कि जैसे रुपए की भी कीमत है, जो इकोनॉमी है, वो एक्चुअल वैल्यू होगा। एक्चुअल वैल्यू अलग चीज है, गवर्नमेंट फिक्स करती है। अगर डॉलर 70-75 जाता है, हालांकि हम पॉलिटिकल चैनल है, पॉलिटिकल चर्चा करते हैं, फिर भी इकोनॉमी पे भी आ गए, क्योंकि इकोनॉमी और पॉलिटिक्स का बड़ा रिलेशन है। जी हाँ। अगर डॉलर 70-75 होता है, तो मेरे ख्याल में रुपया तो बिना डीवैल्यू किए डीवैल्यू हो गया। नहीं विनोद, जिसका फायदा एक है जी, एक्सपोर्ट आप करेंगे, आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे, तो एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहिए ना। इंपोर्ट पर आपको कर्व लगाना पड़ेगा, यानी डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगा। जो चाइनीज माल ला के बेच रहे हैं महंगा हो जाएगा, आपको फिर डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम जितना एक्सपोर्ट करते हैं, कमाते हैं, उससे ज्यादा रुपया तो हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम के इंपोर्ट में गवा देते हैं। और विशेषकर जो हर तीसरे दिन बच्चे सेल फोन चेंज कर रहे हैं, हमारा हिंदुस्तान में मोबाइल फोन की प्रोडक्शन नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम सारी बाहर से आ रही है, मेड इन चाइना, मेड इन हर परिवार में 5 से 6 सेट आपको, अर्बन परिवारों में, चलो गरीब में भी है, एक छोटा सा तो मोबाइल है, सारा इंपोर्ट होता है।
जितनी हमारी जितना एक्सपोर्ट है चावल का, दरियों का, उस सारा एक तरफ, और ये मोबाइल फोन का इंपोर्ट एक तरफ, बट्टा बैठ जाएगा। नहीं, वही कह रहा हूँ कि उसके बाद आपका इंसेंटिव मिलेगा, आपको डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्योंकि वो रियल वैल्यू की बात कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि वहां तक जाए। चलिए अब ऐसे करते हैं, कुरुक्षेत्र चलते हैं, वहां रियल वैल्यू देखते हैं। अकाली दल बादल के लोग गुरुद्वारे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और झंडा अंदर घुसने से इनकार नहीं कर रहे हैं, अंदर घुस के रहेंगे, और इसलिए राज्यपाल से भी मिले। मुमताज, हमारे पास कुछ समय हो तो हम इस इशू पे अभी चर्चा कर सकते हैं, नहीं जी तो जरूर, जब तक अगले राउंड के नतीजे आपके पास आते हैं आप इस पर चर्चा कर सकते हैं। हमारे दर्शक भी जाने आखिरकार इस अहम मुद्दे पर चल क्या रहा है और इसका परत दर परत विश्लेषण हमारे एक्सपर्ट कैसे करते हैं। प्रदीप जी, भारतीय जनता पार्टी के भेजे हुए गवर्नर, और आते ही उन्होंने छेड़छाड़ भी शुरू कर दी, और हुड्डा साहब की बनाई हुई कमेटी के रहनुमा झंडा साहब क्या समझाने गए होंगे गवर्नर को, और क्या गवर्नर समझे होंगे। देखिए, गवर्नर जो होता है वो ये माना जाता है कि वो एक गैर राजनीतिक आदमी है, ए पॉलिटिकल पर्सन। वो हर तरह के लोग उनसे मिलते हैं जाके, और ये कई बार आरोप भी लगता है राजभवन पर कि वो राजनीतिक की तरह व्यवहार कर रहे हैं। और अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, रामलाल ठाकुर फेम, जो आंध्रा की पूरी बहुमत की सरकार एनटी रामाराव की गिरा दी थी, रेड्डी, इस तरह की भी चीजें। मेरा सवाल बिल्कुल गवर्नर से लेके, मैं कह रहा हूं कि गवर्नर को क्या समझाने गए होंगे, क्या डिप्लोमेसी है, क्या गवर्नर समझे होंगे। नहीं, गवर्नर को यही समझाने गए हैं कि ये हमारा हक है, और गुरुद्वारे हरियाणा की भूमि के अंदर हैं, और इसको संचालित करने का काम हमारा है। जब दिल्ली में क्या कहते हैं कि एसजीपीसी बन सकती है अलग, तो हमारे यहाँ गवर्नर की धार को ठंडा करने गए होंगे, लेकिन बीजेपी और आईएनएलडी जिस तरीके से एसएडी और आईएनएलडी ने जिस तरह समझौता किया है, तो इस पर एक बहुत क्लियर कट स्टैंड लेना पड़ेगा आईएनएलडी को। ये नुकसान करेगा आईएनएलडी को, और बीजेपी को भी नुकसान कर सकता है अगर वो इस पर वो ठंडे बस्ते में डाल दें तो ठीक है, अदरवाइज तो ये दोनों पार्टी को नुकसान करेगा। अजय जी, झंडा साहब और गवर्नर, क्या लगता है आपको, क्या गवर्नर से क्या लेके आए? देखिए, गवर्नर नॉन पॉलिटिकल पार्टी, मतलब नॉन पॉलिटिकल पर्सन तो होना चाहिए, लेकिन हमें पता है कि होते नहीं। उनको दिल्ली से जब भेजा गया, पूरी ब्रीफ करके भेजा गया। और आप देखें अभी तक बीजेपी चाहे केंद्र की सरकार क्या कर रही है, बादल को खुश करने की लिप सर्विस को कहते हैं, लिप सर्विस सिर्फ है, कुछ उस पर एक्शन ठोस कदम नहीं उठाया गया है। वही आप देखें, गवर्नर को आए हुए वक्त हो रखा है, उन्होंने कुछ भी कदम नहीं उठाया, ओपिनियन मांग रहे हैं, कर रहे हैं, तो किसी तरह से दिखाया जा, लिप सर्विस किया जा रहा है। तो गवर्नर झंडा का साथ देने के लिए तैयार नहीं होंगे, ये आपका ऑब्जर्वेशन है? नहीं, मेरा यह है कि वो वहां पर गवर्नर भी नहीं चाहेंगे कि जो बन चुका है उसको आप चेंज करें, उस कानून को चेंज करें। पंगा नहीं लेंगी बीजेपी पंगा नहीं लेगी, सिखों को नाराज नहीं करेगी। सिख सिर्फ पंजाब के सिख ही नहीं होते, सिख दूसरे राज्यों में भी होते हैं। तो बीच बीच में ये मामला लिप सर्विस पे जाता रहेगा। लिप सर्विस पे चर्चा करेंगी मुमताज कि लिप सर्विस क्या होती है, इसको हरियाणवी में समझा दें। विनोद जी, पहले चौथे राउंड के नतीजे बता दें, वक्त कम है हमारे पास। ठीक, चौथा राउंड हमारा अंदेशा ठीक जा रहा है। बीजेपी ने सबके छक्के छुड़ा दिए हैं। 63 वोट, 20,097। पूरा शहर का अंदरूनी हिस्सा बीजेपी की तरफ लपकता हुआ नजर आ रहा है। कितना है विनोद जी? 20,097, 63 वोट। आईएनसी 13 वोट, 4,147। आईएनएलडी भी अब डाउन आ गई है, 12 वोट। और हजका पानीपत के लोगों ने बीजेपी को अपने आप ही टिकट दे दिया है, हजका को 0 वोट। बसपा 319, और यहां अदर्स का खाता खुला 3,509। पहला शहर जहां नोटा को अभी तक 0 वोट मिले हैं। 4 राउंड। अदर्स कितने थे वोट? 11। जी, तो ये चौथे राउंड के नतीजे हैं विनोद जी? हाँ जी, चौथे राउंड। जी प्रदीप जी, थोड़ा और इंतजार कर लिया जाए कि 5वां राउंड भी आ जाए, हाँ। तो ज्यादा बेहतर मैच कर पाएंगे। आप 2 बार नहीं बोलना चाहते हैं, एक ही बार बोलना नहीं, मतलब मैं इसको संक्षिप्त में बोलता हूँ। प्लीज। अभी बीजेपी एज एक्सपेक्टेड, जैसे लोकसभा चुनाव में आपने देखा, पहले हमने भी देखा कि बीजेपी 37% फिर भी काफी आगे थी, तो उसी तरह से हम देखें बीजेपी काफी आगे आ गई है 138 4 राउंड के बाद। जी, जबकि उनके राइवल जो हैं
आप मुझे इन 5 राउंड का कांग्रेस 116 वोट अभी तक और इन लोग के 112, तो बीजेपी कहीं ने बढ़त बढ़ा लिया है। जब मुझे नहीं लगता जनता बोलेगी पूरा तोलेगी का जब सर्वे तीसरे राउंड में आया था तो मैंने एक लफ्ज यूज किया था कि जब शेर के आने का अंदाज ये है तो अंजाम क्या होगा। लेकिन शेर कहीं पर बकरी बनती नजर आ रही है। ये बीजेपी नहीं, कांग्रेस। हाँ, कांग्रेस तो मैंने बीजेपी पे कमेंट किया था जी, बीजेपी पे कमेंट किया था क्योंकि 9 से शुरुआत हुई थी बीजेपी की। शायद वो कमेंट उल्टा हो जी। 5वां राउंड मेरे पास आ गया है, अगर इजाजत हो तो मैं 5वां राउंड और टोटल भी अनाउंस कर दूंगा और उसके तुरंत बाद हमारे पास पॉपुलर मुख्यमंत्री का सर्वे भी आ जाएगा। बीजेपी ने 5वें राउंड में भी धमाकेदार एंट्री की है, 44 वोट 14,036, कांग्रेस 26 वोट 8,294। संजय भाटिया की बात सच साबित होती नजर आ रही है कि बलवीर पाल शाह ने महफिलों में आना जाना बंद कर दिया है, ये शायद उसी का परिणाम है। INLD 20 6,380, हजका 0, BSP 3, अदर 7। 5 राउंड और टोटल पार्टी का टोटल राउंड के हिसाब से बीजेपी 182 182 वोट वैल्यू 58,058, नंबर भी अच्छा निकला है वोट वैल्यू के हिसाब से। कांग्रेस 142 45,218, 13,000 वोट से कांग्रेस पहले सर्वे में, अभी हमारा तीसरा सर्वे भी आएगा, दूसरा भी आएगा। पहले सर्वे में कांग्रेस 13,000 वोट से बैकफुट पे है। INLD 42,108, हजका 0, BSP 3,828, आदर्श 9,899, 90 से कम, और नोटा यहाँ सबसे कम आया। मैच्योर वोटर है यहाँ सिर्फ 319 वोट, एक वोट ने कहा नहीं दूंगा किसी को भी जी। 5वां राउंड प्रदीप जी। देखिए, इस GT रोड है और इस सीट को बीजेपी पहली सीट है हमारी। बीजेपी को आप क्या कहते हैं कि इसमें ग्रीन लाइट मिल रही है, क्योंकि 13,000 वोटों से मार्जिन है। एक बात इसमें यह है कि ये परिवार, चूंकि परिवार को लेकर महत्वपूर्ण है, ये कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक है और परिवार अगर जुड़ता है तो क्या होगा। लेकिन फिलहाल इस सर्वे के आधार पे ये बीजेपी की पक्की सीट मानी जा सकती है, और बशर्ते कैंडिडेट चुनने में गलती ना हो, बस बगावत। और अगर ये जो इसमें अगर इसको देखें हम रोहिता रेवड़ी को, जिनको उसमें 105 लेकिन संजय भाटिया कहेंगे कि 2 चुनाव बीजेपी के ट्रबलिंग टाइम में मैंने लड़े हैं, तो मैंने क्या गलती की है। संजय भाटिया टिकट नहीं छोड़ेंगे। देखिए, वो है कि बीजेपी जो है ना वो विनिबिलिटी देखती है। अगर नरेंद्र मोदी की ही बात करें तो वो जिन लोग की इनकम्बेंसी भी नहीं होती, 20-20 22-22 25-25 टिकट बदल देते थे गुजरात के अंदर, तो ये बीजेपी है, उसको इस बार सत्ता बनाने का सपना अडवाणी के हिसाब से नहीं, मोदी के हिसाब से चलेगी। देखिए, पानीपत GT रोड क्या कह रहा है? जी हाँ, साफ कह रहा है। पहले तो मैं कह दूं कि 2 जो हमारे सर्वे अभी खुले हैं, दोनों बिल्कुल टैली कर रहे हैं ऑलमोस्ट। वेरी गुड। बीजेपी, मुझे बहुत डर लग रहा था। बीजेपी को उसमें 185 आए थे कैंडिडेट्स वाले में, सारे कैंडिडेट जोड़ने के बाद यहाँ उनके आए हैं 182। उसी तरह कांग्रेस को वहां पर आया था 135, अब यहाँ मिल रहे हैं 142। उसी तरह वहां पर इसको इनेलो को मिल रहा था 130, यहाँ मिल रहे हैं 132। यानी दोनों बहुत ही टैली कर रहे हैं। अभी भी वही बात रह गई कि नंबर 2 पोजीशन के लिए कांग्रेस और इनेलो के बीच में बहुत ही कांटे की टक्कर है। वहां पर एक नंबर 2 के लिए, जी हाँ, वहां एक दोबारा से बोल दीजिए नंबर 2 के लिए, लोगों को ये समझ आएगा कि नहीं, ये बीजेपी के ग्रीन लाइट सीट है और नंबर 2 के लिए बहुत ही कड़ा संघर्ष है। कितनी हो जाएंगी बीजेपी की ग्रीन लाइट आज मिला के? जी, कल बता देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन ग्रीन लाइट बीजेपी की बढ़ रही है जी। लेकिन अभी वक्त की अपनी कुछ पाबंदियां हैं, क्योंकि प्रदीप जी, अजय जी अपनी चर्चा को भी जारी रखेंगे और आखिरी सर्वे के नतीजे जो विनोद जी के पास हैं वो भी अपने दर्शकों को बताएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पर, फौरन लौट रहे हैं। 4 5 6 पंजे 30। दिमाग तो हवाई जहाज है तेरे। नाना रॉकेट। हाँ हाँ रॉकेट। राकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले। मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार? खुले में शौच करेगी, उस पे मंडराएंगी मक्खियाँ, फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने पर बैट से दूषित करेंगी और मुन्नी को बीमार। घर में शौचालय बनवा और इस्तेमाल कर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। भाई ईद तक आपने बनाया नेताओं का भविष्य,
इस चुनाव में ऐसा नेता पकड़ो जो बनावा मारो भविष्य, और नेता की पहचान यूं करो जिया करे सोने की परख। एकदम कर दियो ठीक तो हल्के का विकास होगा पक्का, छोरा ने मिलेगी नौकरी, और इनमें होगी थोड़ी सी भी चूक तो फिर 5 साल करना पड़ेगा लंबा इंतजार। भाई मैं तो अपने जीवन के 5 साल को नहीं करूं बेकार। अरे छैल छबीले छोरे पीरा के गजब डिठोरे, एक बैजो देख ले फिर भूले ना। सै सारे कै हरियाली कण कण में सै खुशहाली, इस देश की पहचान से सब तय जुदा। मारा हरियाणा यारा हरियाणा, सबसे प्यारा लागे हरियाणा। हो मारा हरियाणा यारा हरियाणा, सबसे प्यारा लागे हरियाणा। हुड्डा साहब ने करे प्रयास, सबसे ज्यादा हुए विकास, प्रति व्यक्ति आय बढ़ा के बना दिया हरियाणा खास। सबसे कम बिजली के दाम, खेल नीति में बड़े इनाम, सबसे ज्यादा पेंशन देके बुजुर्गों का बढ़ाया मान। हम सब ने अब ये ठाना है ना पीछे कदम हटाना है, आगे बढ़ते जाना है, बस आगे ही बढ़ते जाना है। मारा हरियाणा यारा हरियाणा, सबसे प्यारा लागे हरियाणा। हो मारा हरियाणा यारा हरियाणा, सबसे प्यारा लागे हरियाणा। नेक नियत और विकास, इसी में जनता का विश्वास। ब्रेक के बाद टिकट का हकदार खोज इंडिया की खास पेशकश में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। शो का आखिरी सेगमेंट है सबसे दिलचस्प सेगमेंट में, जहां पर नतीजे आप सबके सामने आएंगे और हम जानेंगे कि पानीपत सिटी के लोग आखिर चाहते क्या हैं अपने उम्मीदवार को लेकर, अपनी पसंदीदा पार्टी को लेकर और सीएम को लेकर। विनोद जी, आखिरी और तीसरे सर्वे के नतीजे आपके पास हैं? हाँ बिल्कुल, मुख्यमंत्री को लेके हमारे पास पूरा नतीजा आ चुका है और ये लगभग 2 पार्टियों के मामले में पूरी तरह से मैच हो रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 127 वोट मिले हैं, वोट वैल्यू 40,513। बड़ी दिलचस्प बात है, लोग भी हर तरह के सर्वे में अलग अलग तरीके से पार्टिसिपेशन करते हैं। आईएनसी के कैंडिडेट को मिले 45,298 वोट वैल्यू 142 वोट। हुड्डा साहब को 15 वोट कम मिले हैं 40,513। पार्टी को वोट ज्यादा और पार्टी के चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट को कम। बलबीर पाल शाह ने उन पर आरोप लगाए थे, उसका असर साफ साफ दिख रहा है। पानीपत में उसका असर साफ दिख रहा है कि हुड्डा साहब पानीपत के साथ कुछ नाइंसाफी कर रहे हैं, उसी वजह से कम आए। लेकिन दूसरा जवाब वोटर्स का, आईएनएलडी के कैंडिडेट्स को 132, जनता बोलेगी पूरा तोलेगी में, पार्टियों की पॉपुलरिटी में 42,108 और बतौर मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को 147, 46,899। एक सीएम कम पार्टी से और एक सीएम पार्टी से ज्यादा। क्या कहें? तो ये वही है कि ये देखने की बात है कि आईएनएलडी जीटी रोड में भी इस तरह से परफॉर्म कर रही है और ओम प्रकाश चौटाला जिन पर इतने गंभीर आरोप हैं, वो जेल में हैं, उसके बावजूद भी वो क्या कहते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा से आगे इंडिकेट कर रही है कि आईएनएलडी के पास समथिंग एक्स्ट्रा आ रहा है। जी जी जी, ये इसमें साबित हो रहा है, बिल्कुल साबित हो रहा है। और इसी में नहीं, अब जो 16 सीटें जो खुली उसमें भी साबित हो रहा है। टोटल आप कर लें तो भी ओम प्रकाश चौटाला भूपेंद्र हुड्डा पर धीरे धीरे और भारी पड़ रहे हैं। चलिए, राविंदरजीत सिंह भी बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं, कभी पानीपत गए नहीं हैं, फिर भी 11 वोट अभी जाके आए हैं थोड़े दिन पहले, उससे पहले कभी नहीं गए। 11 वोट 3,509। और हमारे सर्वे में अब तक पॉपुलर मुख्यमंत्री के लिए सबसे घाटे में चलने वाले व्यक्ति के लिए सबसे अच्छी खबर, पहला सर्वे पानीपत की जनता रामविलास शर्मा को उठा रही है 53 वोट।
16,907 काफी नहीं है, लेकिन उनको इतना वोट किसी सीट पे नहीं मिला जितना पानीपत में मिला। अपने इलाके में भी नहीं मिला, यूं कह सकते हैं। अपने इलाके में भी नहीं मिला, हालांकि महेंद्रगढ़ खोलेगा तो पता लगेगा। 53 वोट 16,907। कुलदीप बिश्नोई, यहाँ हजका की जैसे टिकट नहीं है तो कुलदीप बिश्नोई को भी वोट नहीं मिला है, हालांकि ये बतौर मुख्यमंत्री उनको मिलना चाहिए था, सोचने का विषय है। अदर्स को 161, 51,359 लोग ऐसे हैं जो इन पांचों में से किसी को भी अपना आइडियल मुख्यमंत्री नहीं मानते। हरियाणा के लोगों को लगता है आइडियल मुख्यमंत्री की तलाश और भूख जारी रहेगी। हर 16 सीटें हो गई, हर जगह से ये इंडिकेशन आ रहा है। और नोटा यहाँ 319। कुलदीप बिश्नोई को यहाँ वोट नहीं मिले और रामविलास को वोट यहाँ मिले हैं। ये शहरों का अलग अलग कल्चर है या कुछ और? नहीं, लोगों ने वहां पर साफ मन बना रखा है, जैसे मैंने कहा कि उनको अब की बार बीजेपी सरकार। जी हाँ, तो इसी तरह कुछ ऐसा लग रहा है। तो इस दोनों पार्टियों के बीच में उन्होंने सोच रखा कि बीजेपी ही उनको वहां पर चाहिए, हजका के साथ वो नहीं जाना चाहते। लगातार हर एक में 0-0-0-0-0 ये अपने आप में, चाहे कैंडिडेट्स वाला हो चाहे इधर भी आप देखें वो 0-0, तो अपने आप में बड़ा अजीब सा लग रहा है। एक भी वोटर उनके पक्ष में नहीं है। नहीं, उन्होंने मान लिया कि ये सीट बीजेपी की है। जी हाँ, मान लिया, लेकिन और पढ़ा लिखा शहर है। लेकिन एक चीज मैं बोलूंगा, बीजेपी को सतर्क रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए कि पार्टी के रूप में जब देखें, बीजेपी को जो आ रहे हैं टोटल वो है 182, नहीं परसेंटेज में मैं निकाला था 36.4, बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं है, जबकि 28.4 है कांग्रेस का। 8% कम है। 8%। तो उसमें अगर हजका आ जाती है, अभी हजका तो सबने माइनस कर रखा है कि हजका यहां लड़ ही नहीं रही है, हजका आ जाती है वोट तोड़ेगी बीजेपी का। जरूरी नहीं, अगर बीजेपी का पानीपत में वो कांग्रेस को भी नुकसान कर सकती है। हाँ, जो भी कर रहा हूं, लेकिन उसमें सतर्क रहना पड़ेगा कि हजका के अगर पानीपत में, अगर हजका पानीपत में उम्मीदवार उतारती है तो पानीपत का चुनाव होगा भजनलाल कांग्रेस और हुड्डा कांग्रेस के बीच में। कांग्रेस को ज्यादा नुकसान करेगी, बीजेपी को पानीपत में हजका नुकसान नहीं करती है, अलग लड़के भी। प्रदीप जी सही कह रहे हैं। और समहाउ कि देखिए कि जब गठबंधन नहीं था, जब कोई लहर नहीं थी, तब भी बीजेपी को पिछले चुनाव में अच्छे वोट मिले थे, सेकंड नंबर की पार्टी थी। आज 7 सांसद हैं और केंद्र में सरकार है। चलिए, आज तो हमने पानीपत शहर देखा, कल पानीपत के गांव भी देखेंगे और मिक्स करके देखेंगे पानीपत ग्रामीण क्या कहता है। वो पूरा ग्रामीण है, शहर का थोड़ा सा इलाका है। मुमताज जी। जी बिल्कुल, तो हमारी इस खास पेशकश टिकट का हकदार में आज हमने आपको दिखाए पानीपत सिटी हलके के सर्वे के नतीजे। हमारे सर्वे में आखिरकार क्या निकलकर सामने आया है, पानीपत सिटी की जनता चाहती क्या है, किस पार्टी से लोग किस उम्मीदवार को पसंद कर रहे हैं बतौर उस पार्टी के टिकट के हकदार। हर पार्टी का अलग अलग सर्वे भी हमने आपको दिखाया है। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। विनोद जी, अजय झा साहब, प्रदीप, सौरभ जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इन तमाम खास और अहम चर्चाओं में शामिल होने के लिए और सूबे की सियासत को परत दर परत हमारे दर्शकों के सामने लाकर उसका बारीकी से विश्लेषण करने के लिए। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। अगली बार सूबे के किसी और विधानसभा हलके के सर्वे के साथ आपके सामने फिर पेश होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए खोज इंडिया। नमस्कार।